अरे भाई सुनो तो जरा। ये कहानी है एक 34 साल के आदमी की जिसका बाल लंबा है और वो निकलता है एक बिल्कुल बर्बाद शहर में। दिल से ये सोचता है ये जगह तो बस जहन्नुमी हो सकती है। हाथ में तलवार पकड़े वो सोच में डूब जाता है, सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। एक बार सोचता है अगर मैंने पहले फेंसिंग सीख ली होती तो शायद मेरी बहन को एम्पायर में भेजने से रोक सकता था। अगर ऐसा होता तो शायद मैं वो मॉन्स्टर ना बनता जो मैं आज हूं। वो थक चुका है सबसे और सोचता है काश मैं अपने मास्टर से किसी और सीन में मिला होता, ये वाला नहीं। एक लड़की जिसके काले बाल हैं उससे गहरी नज़र से देखती है जब ये जवान आदमी अपने मास्टर के ख्यालों में खोया है। याद करता है कैसे उसने अपने मास्टर के साथ जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल बिताए और वो उसके लिए सिर्फ एक सेवियर से भी ज्यादा था। एक लंबी सांस लेके वो सोचता है काश मैंने उसे बेटर ट्रीट किया होता, इतना पछतावा ना होता आज। अपनी तलवार के साथ बैठा है जो इंक से गंदी हो चुकी है और वो फाइटर थकान से हाँफ रहा है। गांव में जो तबाही उसने मचाई उससे देख के यकीन हो गया ये नहीं चाहिए था उसे। तभी कोई तलवार हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ता है और ये जवान आदमी एकदम अलर्ट हो जाता है। एक छोटा सा लड़का डरते हुए तलवार उसकी तरफ पॉइंट करता है। सीन देख के थोड़ी सी दया आती है तो ये आदमी बोलता है अरे मैं कोई बच्चे नहीं मारता, मुझे ऐसे ट्रीक मत करो। पर वो बच्चा तलवार उसके मुंह के सामने रखता है, चिल्लाता है तूने मेरे पापा को मार दिया। एक पल के लिए ये आदमी रिग्रेटफुल लगता है पर फिर वो लड़के के इमोशंस का मजाक उड़ाता है। इससे जैक और भी गुस्सा हो जाता है, उससे मॉन्स्टर कहता है। दिल से इस आदमी को परवाह है कि ये बच्चा क्या बोलेगा, पर मॉन्स्टर तो उसका निकनेम बन चुका है। इस वक्त उससे ज्यादा फिक्र है उसके जिस्म के दर्द की जो टिंगलिंग और थ्रॉबिंग कर रहा है। उसे एक तीखा दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग किसी भी वक्त पिघल जाएगा। हर वक्त सिग्नल भेजता है कि बस रुक जाओ, सब खत्म कर दो। पर उस ब्लॉन्ड लड़के को देखते हुए वो जानता है थोड़ी देर और बर्दाश्त करना है, बस थोड़ी देर और। फिर वो बोलता है मॉन्स्टर, हाँ मैं ही मॉन्स्टर हूं। तूने सुना है ना, मैंने सारे मास्टर्स को अकेला खत्म किया, तुल्कन एम्पायर और इंपीरियल फैमिली को मिटा दिया। वो बच्चे से पूछता है पता है मैंने कितने लोगों को खत्म किया? बच्चा चुप। वो प्राउडली मुस्कुराता है हजारों, लाखों से भी ज्यादा। तो ऑब्वियस है ना मैं मॉन्स्टर हूं। उसकी बातें उस छोटे ब्लॉन्ड के दिमाग में घुस जाती हैं जो और भी ज्यादा कांपने लगता है। तलवार को ऊपर रखने की कोशिश करता है। उसे ऐसे देखते ही उसे अपना बचपन याद आता है जब वो खुद एक यंग मॉन्स्टर था। वो पूछता है नाम क्या है तेरा? जब लड़का जवाब देता है जैक स्टीवर्ट तो वॉरियर का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। वो बोलता है अरे ये तो कोइंसिडेंस है, मेरा नाम भी जैक है। हंस के वो कहता है मैंने बहुत लोगों को मार दिया पर कोई स्टीवर्ट याद नहीं। बच्चे की आवाज़ कांपते हुए निकलती है मेरा पापा शायद बड़ा आदमी नहीं था पर वो मेरा पापा था, मुझे उसकी ज़रूरत थी। रुक के सोचता है ये आदमी, थोड़ी सी जेलसी भी महसूस करता है। फिर भी वो माफ़ी नहीं मांगेगा जो उसने किया, पर बच्चे को एक मौका देगा। ब्लॉन्ड लड़का कंफ्यूज हो जाता है। उसकी शार्प तलवार की तरफ इशारा करके वो कहता है इसको यूज़ कर, मुझे मार दे। वो पसीने से तरबतर है, बिल्कुल लॉस्ट लगता है, पर यह आदमी इंसिस्ट करता है ये परफेक्ट मौका है अपने पापा का बदला लेने का और हीरो बनने का जो मॉन्स्टर को हरा दे। वो जानता है वो भाग सकता है, चाहे उसकी टांग और कुछ ऑर्गन इंजर्ड है, पर यह उसका मकसद नहीं है। तो वो बच्चे को और उकसाता है जब तक वो लड़का तलवार उठाता है कांपता हुआ उसे मारने के लिए, पर वो बस घुटने पे गिर जाता है मॉन्स्टर के सामने। उसके चेहरे पे आंसू देख के वो शॉक्ड है कि लड़का उसे मार नहीं पाया। वो बच्चे के बाल सहलाता है, कॉन्ग्रेचुलेट करता है, क्योंकि वो जानता है अगर ये लड़का आगे बढ़ता तो उसे सुकून नहीं मिलता। हीरो के कंधे पर बहुत सारे नाम होते हैं। वो एडवाइस देता है बिना रिग्रेट के जियो, जैसे मैंने नहीं किया क्योंकि तू अभी जवान है। बच्चा बस रो पड़ता है जैसा कि हमेशा। धीरे धीरे लंबे बाल वाले आदमी का डिटर्मिनेशन कमजोर पड़ने लगता है। फिर वो बच्चे से कहता है और सबको बोल देना ये डीमन खत्म हो गया और ये जंग भी। बच्चा पूछता है बूढ़े इतनी पावर के बावजूद तूने ऐसी जिंदगी क्यों चुनी? वो अपनी तलवार पकड़ता है, जवाब देने की ताकत ढूंढता है पर जमीन पे गिर जाता है। बस ये था एंड। वो अपनी उंगलियों की सेंसेशन को जाते महसूस करता है जैसे बलून से हवा निकलती है। उसकी नज़र ब्लरी हो जाती है और चाहते हुए भी उसकी आंखें धीरे बंद हो जाती हैं। सांस लेना भूल जाता है और सारी आवाज़ें गायब। उसके ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट में एक ही ख्याल उसके दिमाग में आता है अगर मैं सब कुछ जीरो से शुरू करूं तो क्या ये बेचारा एंडिंग बदल सकता हूं? तभी वो खुद में डूब जाता है, जैसे सपना देख रहा हो। जैसे एक पल के लिए वो फिर से बच्चा बन जाता है। वो अपने पापा को याद करता है जो सवाल उठाता था कि क्या ये सच में उसका बेटा है, और उसकी माँ की मौत जो उसके पैदा होते ही हो गई थी, उसकी बड़ी बहन जो पूरे कॉन्टिनेंट में अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती थी, और उसका स्टेप ब्रदर जो उसे हमेशा बुली करता था। सब कुछ याद आता है जब उसने जैक वैलेंटाइन को छोड़ा, एक सोर्ड्समैन बना और पूरे कॉन्टिनेंट में घूमा। उसकी यादें फ्लैश करती हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है
क्या ये सपना है? क्या मैं सच में मर गया और अब मेरी जिंदगी का एंड मेरे सामने फ्लैश हो रहा है? स्वीट और ठंडी फीलिंग के साथ एक छोटा लड़का नर्वस ब्रेकडाउन के कगार पे है। सेकेंड कॉन्टिनेंटल वॉर की यादें उसके दिमाग में उभरती हैं। वो जीता था, एक रूथलेस रूलर और सब मॉन्स्टर्स में सबसे बड़ा मॉन्स्टर। उसका इनर सेल्फ बदले के लिए ड्रिवन तुल्कान एम्पायर को बर्बाद किया और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे राज किया। हर उस इंसान को मिटा दिया जो तुल्कान नाम से जुड़ा था। विक्ट्री डिक्लेयर करने के बाद वो खुश था अपने गोल्स अचीव करने से। फिर अपनी मर्जी से उसने अपनी मौत एक्सेप्ट की क्योंकि उसके पास जीने का कोई रीजन नहीं बचा। तब उसका दिल रुक गया। पर अगर ऐसा था तो ये क्या हो रहा है? वो छोटा लड़का खुद जैक था, जैसे वो पास्ट में वापस चला गया हो। डेस्परेट वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। खुद को पिंच करता है श्योर करने के लिए ये इल्यूजन नहीं। वो वैलेंटीन मार्को के घर में है, टेस्लान किंगडम का एक रिनोन्ड फैमिली जो किंग का लॉयल ग्रुप था। वहां वो सिबलिंग्स में सबसे छोटा था, मार्को टाइटल वाले फैमिली का यंगेस्ट मेंबर। अगर वो हेयर के टाइटल के लिए ग्रीडी ना होता तो शायद उसकी जिंदगी ज्यादा कंफर्टेबल होती। पर उसका घर एक एक्सेप्शन था। रोज गार्डन में स्ट्रोल करते हुए वो उस जगह को देखता है जो उसे इतना फेमिलियर है। इसको एनेक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी के कॉर्नर में था। बाहर से कितना सुंदर दिखता है, पर यह सब इल्यूजन है। ये जगह एग्जाइल के नाम से जानी जाती थी। इसका एक ही मकसद था, सबसे छोटे बेटे को दुनिया से कंप्लीटली एक्सक्लूड करना, बिना किसी सर्वेंट या फैमिली मेंबर के सपोर्ट के। ये था असली रोज गार्डन। जैक एकदम से चौंक जाता है जब कोई उसे पुकारता है, कहता है उसके लिए कुछ पीने को लाया है। ये था रॉन, बटलर, और इस जगह पे एक ही इंसान जो इस लड़के का ख्याल रखता था। धीरे से वो कहता है, रॉन, जो मैं जानता था वो एक क्लेवर आदमी था। ग्लास लेते हुए छोटा लड़का पूछता है, इसमें कोई पॉइजन तो नहीं मिला है ना? ये सुन के सर्वेंट नर्वस हो जाता है, पर जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि ये बस मजाक था और केयर के लिए थैंक्स बोलता है। इससे रॉन हंस पड़ता है, कहता है ज्यादा मत करो, और फिर लड़के को अकेला छोड़ देता है। उस गार्डन में 11 लोग थे प्रोटैगनिस्ट के अलावा। एक था बटलर, पर बाकी 10 सिर्फ गार्ड्स थे जो कॉन्स्टेंटली उसे वॉच करते थे। केयरटेकर के अलावा उसे नहीं लगता कोई और वॉच करने के लायक था, जिससे उसे बहुत फ्री टाइम मिलता था। लड़का श्योर था कि सब कुछ रियल है, पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो पास्ट में वापस आएगा। और अभी तो बस 1 घंटा हुआ था जब उसे पता चला कि वो वापस आया है। कोई प्लान तो था नहीं उसके पास। अब वो 14 साल का था और फिर भी उसके हाथों पे कोई कैलेसेस नहीं थे, ना ही कोई मैना हार्ट या कुछ ऐसा। दूसरे नोबल फैमिलीज के बच्चों से कंपेयर करें तो वो काफ़ी इनएडिक्वेट था। पर इसका एक अच्छा रीज़न था, उस वक्त उसमें मैना नहीं था। सोचते हुए एक आदमी उसके पीछे से उसके सर पे मारने के लिए तैयार होता है। अचानक लड़का अनवेल महसूस करता है, कंफ्यूज कि क्या हो रहा है। उसने अपनी गार्ड डाउन कर दी थी। तब उसे याद आता है बहुत सालों बाद उसे सर पे चोट लगी थी। वो आदमी बोलता है, कुत्ते को खाना खाते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, जमीन पे टूटा जूस का कप देख के। उसकी आवाज से जैक कांप उठता है। काले बाल वाला आदमी शिकायत करता है कि उसने अपने बड़े भाई को आते ही ग्रीड भी नहीं किया। ये था पेलन वैलेंटियर, उसका 3 साल बड़ा भाई, मार्कस फैमिली का दूसरा बेटा, और वजह भी वही थी कि एमसी मैना ट्रेन नहीं कर सकता था। उसके जर्क के अब्यूज और थ्रेट्स की वजह से वो बहुत लिमिटेड था। लड़का उसे नफरत से देखता है। इतनी डिकेड्स के बाद भी उसके भाई का चेहरा उसके दिमाग से नहीं जाता। फ्लैशबैक्स आते हैं उस दिन के जब पेलन ने उसके सर पे गरम ड्रिंक डाल दिया था, उसे यूजलेस कहा था और कहा था उसे मिटा देना चाहिए। फेंसिंग, मैजिक, कुछ भी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पेलन इसे एल्डर ब्रदर के साथ बिट्रेयल समझेगा और फिर हाँ, वो उसे एक अच्छा एक्सक्यूज के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसने वॉर्न किया कि जब तक वो इस घर में रहेगा वो सिर्फ वही खाएगा और पहनेगा जो उसे दिया जाएगा। हंस के वो स्कमबैग सजेस्ट करता है कि शायद ये बदल सकता है अगर जैक उसकी हर बात माने। तब शायद वो उसे अपना छोटा भाई कंसिडर करे जब वो मार्कस बन जाएगा। जैक जब छोटा सा तब वो बहुत वीक था और वो ये मानता था। आखिर घर में सब उसे इन्फीरियर समझते थे, इसीलिए उसे घर का डिसग्रेस कहा जाता था। ये निकनेम सिर्फ घर के अंदर था, अगर ये बात बाहर लीक हो जाती तो और भी पैथेटिक होता। मार्कस फैमिली के तीसरे बेटे का सैड एक्सक्यूज, उसकी फैमिली के प्लीबियंस की हंसी भी उनके बीच गूंजती थी। सब उसे ऐसे ही ट्रीट करते थे और इस सब के पीछे 2 लोग थे, फैमिली का दूसरा बेटा और काउंट मैंटिस। ये रिडिकुलस था कि पेलन ऐसे बिहेव करता था
क्योंकि उनका पहला बेटा मर्द नहीं, एक औरत थी। वो इस फैमिली में एक ही इंसान थी जिसे वो ट्रस्ट कर सकता था और एक ही जो लड़के का ख्याल रखती थी। बदकिस्मती से मिडिल ब्रदर से 1 साल बड़ा होने के बावजूद वो फैमिली सक्सेसर नहीं बन सकती थी क्योंकि वो औरत थी। वो बस फैमिली की सुंदर पहली बेटी थी जो टाइटल इनहेरिट नहीं कर सकती थी। वो प्रैक्टिकली अपना फेट किसी और के लिखे हुए के साथ पैदा हुई थी। उसका पॉलिटिकल मैरिज होगा उस फैमिली के साथ जो उसके फादर को पसंद था, और फिर वो हमेशा के लिए एक मैंशन में ट्रैप्ड रहेगी फैमिली लिनेज कंटिन्यू करने के लिए। ये थी सर्कमस्टेंसेस जब जैक वापस आया, और ये आदमी जो उसके सामने था वही था जो सबसे ज्यादा उस लड़की का यूज करना चाहता था। वो सन ऑफ अ बिच जो ना फैमिली के यूजलेस के साथ दिखाई देना चाहता था, ना अपनी छोटी बहन के साथ रॉयल कोर्ट के पास। उसे उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। पर जैक अपने ख्यालों से बाहर आता है जब पेलन उसके आंखों पे कमेंट करता है, बच्चे को मारने के लिए तैयार। वो पूछता है, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे ऐसे घूरने की? पर उससे पहले कि वो एक्शन पूरा करे, लड़का उसकी रिस्ट पकड़ लेता है, ब्रेवली उसे रोकता है, जो उसे बहुत शॉक्ड और अलर्ट करता है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर भी जैक अनशेकन रहता है, डिटरमाइंड कि ये ह्यूमिलेशंस दोबारा नहीं सहने। वो आदमी फ्रीक आउट करता है, शॉक्ड कि कोई उसे ब्लॉक कर रहा है जिसे वो इंसेक्ट से भी नीचे समझता था। हमारा लड़का स्विफ्ट था और एक ही ब्लो में बुली को जमीन पे गिरा देता है। जमीन पे पेलन पूछता है, ये तो क्या कर रहा है भाई? मॉकिंग में जैक पूछता है, क्या मदद चाहिए उठने में या कुछ ऐसा? तलवार निकालते हुए वो आदमी माना रेडिएट कर रहा था और छोटे लड़के को क्रूअल नेम से कर्स कर रहा था। गार्ड्स भी सोच रहे थे इंटरवीन करने का, पर ये दूसरे यंग मास्टर को और डिस्प्लीज करेगा जो लड़के ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था। पूरा सिचुएशन उसे एक बड़ा जोक लगता है, पर उससे पहले कि फिलान कुछ करे, रॉन दोनों भाइयों के बीच में आता है, चिल्लाता है कि वो रिस्ट्रेन करें और याद दिलाता है कि ऐसे सिचुएशन में माना यूज नहीं करना चाहिए। पर वो आदमी परवाह नहीं करता, सर्वेंट के मुंह पे पंच मार देता है उसे हटाने के लिए। उसे किसी चीज की परवाह नहीं। ये सब देख के जैक को याद आता है कि रॉन एक आदमी था जिसके बहुत सीक्रेट्स थे। लड़के के मुंह पे उंगली पॉइंट करके वो गरजता है, तू एरोगेंट ब्रैट, मैं तुझे और उस सर्वेंट को साथ में खत्म कर दूंगा। पर एमसी शेकन नहीं होता, उल्टा वो रिटॉर्ट करता है कि उसका भाई ज्यादा बोलता है और पूछता है कि क्या वो अपने मुंह से लड़ना चाहता है तलवार के बजाय। जब वो आखिर में ब्लेड निकालता है, जैक की आंखें नफरत से भर जाती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं। चाहे उसने अभी तक ट्रेनिंग नहीं की थी और माना की मदद नहीं थी, उसे कॉन्फिडेंस था कि वो हारेगा नहीं। तो वो उस आदमी पे चार्ज करता है जो उसके अटैक से टेंस लगता है। उसकी स्ट्रेंथ थी 3rd सर्कल पे और बस यही था उसके पास। इतनी फैंसी तलवार के बावजूद वो बस एक स्पॉइल्ड चाइल्ड था और उसकी टेरिबल टेक्निक देख के जैक को डाउट था कि वो किसी को भी काट सकता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उसे बस जमीन पे फेंक देना चाहिए, पर उसे लगता है ये काफी नहीं। विकेडली स्माइल करके वो फिलान से कहता है कि उसे एक लेसन की जरूरत है अपनी मेंटल पावर स्ट्रांग करने के लिए, जिससे वो नर्वस हो जाता है। वो आदमी जवाब भी नहीं दे पाता, उसके मुंह से बस रैंडम कर्सेस निकलते हैं। जब कोई अपने बॉडी में इतना माना भर देता है तो उसे अपना हेड भी इंक्लूड करना चाहिए। ऐसे सोचते हुए जैक अपना हाथ उसके शेमलेस चेहरे पे ठोक देता है। उसे कोई रिग्रेट नहीं। वो जानता है ये फेयर है कि वो 100% ह्यूमिलिएशन रिटर्न करे जो इस जर्क की वजह से उसने सहा। हर हिट फैलान को और अनबैलेंस करता है। वो आखिर में एक कावर्ड की तरह जमीन पे गिर जाता है। ये सच में उसकी जगह थी। जैक चेक भी करता है कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि भाई बेहोश पड़ा रहता है। सब लोग लड़के के हर मूव को नर्वसनेस और सरप्राइज से देखते हैं, उसकी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ रियलाइज करते हुए। जब वो उसे नोटिस होता है कि एक गार्ड स्पीयर निकालने वाला है, वो जल्दी से ऑर्डर देता है कि रुक जाए। वार्निंग देता है कि अगर वो अपने भाई जैसा नहीं होना चाहता तो ऑर्डर्स फॉलो करे। ये काफी था सबको पीछे हटाने के लिए और दूसरे काम ढूंढने के लिए। इसके बाद वो अपना अटेंशन उस इडियट पे देता है जो जमीन पे पड़ा है। उसके बाल पकड़ता है। लड़का उसे फ्लोर पे ड्रैग करता है, सजेस्ट करता है कि थोड़ा वेट लूज करें क्योंकि वो काफी हैवी है। इस दौरान फैलान दर्द से मोन करता है। वो एक फाउंटेन के किनारे रुकते हैं और प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि कितना गर्म दिन है। पूछता है कि क्या बड़ा भाई उसकी मदद से ठंडा होना चाहेगा। फिर वो उस बास्टर्ड के सर को पानी में बिना सोचे डोब देता है। कितना शॉक्ड होगा कि उसे वो माना भी यूज नहीं कर पाए जिसका उसे इतना घमंड था। टॉर्चर के दौरान जैक रिफ्लेक्ट करता है कि ये सब कुछ उसके साथ इस सन ऑफ अ बिच की वजह से हुआ। थोड़ी देर बाद जब उसकी बहन ने एम्पायर के लिए शादी की, फैलान ने अपने पापा को एक ड्रिंक से खत्म किया, उसकी जगह लेके हर तरह के एट्रॉसिटीज किए और रिजल्ट क्लियर था कि वो कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया। वैलेंटिया मार्कस का फैमिली बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो गया। इतने के बावजूद जैक को अपने फैमिली का बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे गुस्सा आता है याद करके कि उसने अपनी बहन की सैक्रिफाइस वेस्ट की। वो एक स्मार्ट औरत थी, रिफाइंड नेचर की।
उसे इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसने एम्पायर में जाके क्या महसूस किया होगा। लड़की अपनी मर्जी से गई थी, अपने फैमिली की ग्लोरी के लिए, और उसे सर्कमस्टेंसेस समझ में आई होंगी, क्योंकि जिस आदमी ने उसे लिया वो था 4th इम्पेरियल प्रिंस, हर तरह की डिस्गस्टिंग चीज़ के लिए जाना जाता था। वो ऑल्टर पे भी उसने कहा कि वो ऑफिशियल वाइफ नहीं है, बस सर झुकाए, उसके कमांड्स माने और स्माइल करे। क्योंकि उसकी बहन अपने फैमिली से प्यार करते थे, उसने हर तरह का मिसट्रीटमेंट सह लिया, सब कुछ एक्सेप्ट करके। अगर फैलान और उनके लेट फादर को पता होता कि उसका क्या हुआ तो शायद चीजें अलग होती, पर जैक इस पे ड्वेल नहीं करता ताकि वो गुस्से से फट ना जाए। वो बैस्टर्ड उसे ड्राउनिंग के बीच पुकारता है, अपनी पथेटिक जिंदगी के लिए भीख मांगता है जैसे एक इंसेक्ट। पर जैक को ये सीन आदत सी हो चुकी थी, इतने सालों मॉन्स्टर होने के बाद। ये वही एक्सप्रेशन थी जो हर कोई मौत के डर में पहनता है। तो वो उससे कहता है कि सोच ले अब तक उसने क्या क्या किया, सारी बुरी चीजें और इंसल्ट्स जो उसने लड़के पे फेंके, पर शायद उसे याद भी नहीं। सजेस्ट करता है कि उसे याद दिलाने में मदद करनी चाहिए, इसीलिए उसे डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी वो फैमिली की वैल्यू समझेगा। छोटे भाई के शब्द फेलन को डरा देते हैं। कोई जवाब ना मिलने पे लड़का अपना फिस्ट उठाता है, डिमांड करता है कि बोल, चाहे दिल से या नफरत से। आखिर में वो आदमी एडमिट करता है कि वो गलत था, भीख मांगता है कि टॉर्चर बंद करें, पर लड़का तभी हेजिटेट करता है जब एक तीसरा इंसान वही रिक्वेस्ट करता है। गजीबो पे खड़ा रॉन प्लीड करता है कि इसे खत्म करें। उसकी रिक्वेस्ट से लड़का धीरे से ग्रम्बल करता है, फिर वो अपने भाई के फॉरहेड को फाउंटेन के किनारे पे मार देता है और उसे जमीन पे फेंक देता है। लड़का एक गार्ड को बुलाता है जो इसकी आवाज से चौंक जाता है और ऑर्डर देता है कि इस डेड वेट भाई को हटा दे, चाहे उसका फाइनल फेट क्या हो। अगर वो पूरी तरह खत्म नहीं भी हुआ तो उसे यहां से दूर ले जाएं। नाइट यंग मास्टर की तरफ दौड़ता है, उसकी कंडीशन के लिए कंसर्न्ड। जब जैक रॉन के पास से गुजरता है, बटलर की नज़र उस पर पड़ती है जैसे उसे विश्वास नहीं कि वो ये सब कर सकता है। जल्दी ही उसके एक्शंस के बारे में रूमर्स स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे पूरा मैंशन उल्टा पुल्टा हो जाता है। फेलन को 2 सर्वेंट्स मैंशन में ले जाते हैं, एक पर्पल हेयर वाली लेडी को डरा देते हैं जो उसकी हालत देख के बेहोश हो जाती है। अब मार्कस फैमिली का ग्रेट एयर बेड पे पड़ा है, सर पे ओपन वुंड और पानी से इर्रेशनल फियर के साथ। इस सिचुएशन में ये एक्सपेक्टेड था कि चीज़ें आउट ऑफ प्लेस होंगी। इतने केओस के बावजूद जैक अपने रूम में रिट्रीट करता है। वो केक का स्लाइस एंजॉय करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रॉन से क्लोजली वॉच्ड। सर्वेंट्स पूरे घर में विस्पर करते हैं, सोचते हैं कि लड़का अपने बड़े भाई को कैसे हरा पाया, जो 17 साल में 3rd सर्कल तक पहुंच गया था, जबकि एमसी को मैजिक या मार्शल आर्ट्स का बेसिक भी नहीं आता था। शायद वो अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा था, पर उसने ये एग्जैक्ट मोमेंट पे रिवील क्यों किया? फेलन को अगले हफ्ते कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के बाद नाम दिया जाना था, जो सजेस्ट करता है कि लड़का शायद उस पोजीशन का ग्रीडी था। कमोशन इतना बड़ा था कि उसकी बहन भी सिचुएशन के लिए वरिड थी। जब ये इन्फॉर्मेशन लॉर्ड के कानों तक पहुंची, उन्होंने तुरंत तीसरे बेटे की प्रेजेंस रिक्वेस्ट की, जो अभी भी अपना केक एंजॉय कर रहा था, बटलर के बनाए डिलीशियस टेस्ट की तारीफ करता हुआ। तभी एक मेड सर्वेंट को बुलाती है, उसे कुछ इन्फॉर्म करती है जो उसे ऑफ गार्ड लेती है। टेंस्ड वो लड़के को बताता है कि लॉर्ड ने उसकी प्रेजेंस मेन बिल्डिंग में रिक्वेस्ट की है। फिर लड़का खड़ा होता है, बटलर के साथ जाने को डिसमिस करता है क्योंकि वो बच्चा नहीं, एक ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में ब्लॉन्ड अपने यंग मास्टर के ऑर्डर को मानता है। बस इतना कहता है कि पैलेस बहुत बड़ा है और इतना दूर चलना उसे वॉच्ड फील कराता है। ये स्ट्रेंज था क्योंकि बहुत टाइम बाद उसे ऐसे इग्नोर किया गया था। चाहे उसे परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसे देखते हैं, वो चाहता था कि ये जल्दी खत्म हो। दरवाजे पे पहुंचते ही गार्ड्स उसका रास्ता रोक देते हैं। वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो इनविजिबल हो। चाहे उसे ये अपसर्ड लगा, लड़का पोलाइटली गार्ड्स का अटेंशन लेने की कोशिश करता है, पर उसे कोई सक्सेस नहीं मिलता। वो अपना पैर दोनों के लेग्स के नीचे स्क्वीक करता है, पूछता है कि क्या वो उसे देख या सुन नहीं सकते, जबकि सब लोग सीन को चुपके से देखते हैं। अगर ये पास्ट का जैक होता तो नाइट के डिस्गस्टेड लुक देख के चला जाता, पर इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। स्माइल करके वो उन्हें कहता है कि ये डम फेस बनाना बंद करें वरना मैं उन्हें स्मैश कर दूंगा। ये गार्ड से रिएक्शन प्रोवोक करता है, जो श्योर करना चाहता है कि उसने सही सुना। फिर लड़का उस बैस्टर्ड की नी पे किक मारता है, उसे जमीन पे गिरा देता है और कहता है कि वो दोबारा नहीं पूछेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि लॉर्ड ने उसे समन किया है तो वो क्यों नहीं जाने दे रहे। जवाब ट्रेम्बलिंग वॉइस में आता है जब आदमी कहता है कि वो नहीं बोल सकता, जिससे वो कंक्लूड करता है कि उसे यहाँ बेकार में वेट कराया गया। शायद उन्होंने एक सीन एक्सपेक्ट किया था जहां वो कहेंगे कि जैक यहाँ के लायक नहीं और रिपेंटेंस के बाद ही अंदर जा सकता है, पर लड़का सर्वेंट की तरफ पीठ करता है।
जब पूछा गया कि वो कहाँ जा रहा है, वो पूछता है कि और कहाँ, गार्ड को स्पीचलेस छोड़ देता है। फिर जैक उससे कहता है कि लॉर्ड को इन्फॉर्म करे कि अगर उन्हें कुछ बोलना है तो वो उसके क्वार्टर्स में आ सकते हैं, क्योंकि वो इस नॉनसेंस के लिए यहाँ नहीं रुकेगा। वो आखिर में गुस्सा हो गया था, ये दोनों कंक्लूड करते हैं। लॉर्ड के एक सर्वेंट उनके ऑफिस में एंटर करता है, बताता है कि लड़का चला गया, सिचुएशन के लिए माफ़ी मांगता है। ये सुन के वो हाफ स्माइल देते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि यंगेस्ट सच में बदल गया है। इस दौरान रोज़ गार्डन में लड़का अपना स्मैक खा रहा है, श्योर कि उसे जल्द ही विजिटर मिलेगा। होराइजन पे कुछ उसका अटेंशन कैच करता है। देखो तो लॉर्ड आ रहे हैं अपने सर्वेंट्स और रिलेटिव्स के हर्ट के साथ। एज यूजुअल उनके चेहरे पे लिखा है कितने स्टबर्न। जैक हंसी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल नहीं बदला जो उसे याद था। वो अपने फादर को एक घोस्ट के रूप में सोचता था, एक ऐसा आदमी जो उसकी पहली जिंदगी में उसे खत्म करने की कोशिश करता था। वो ऐसा इंसान था जो पावर के लिए अपने बच्चे को थम खो दे देता, क्योंकि उसने एग्जैक्टली यही किया था। वो आदमी अनरीचेबल पावर्स के लिए भूखा था और अपनी एम्बिशंस को परस्यू करने की एबिलिटी नहीं थी। वो ओल्ड मैन का स्वागत करता है जिसे वो कभी फादर नहीं कह सकता था, पर वो आदमी फॉर्मेलिटीज में इंटरेस्टेड नहीं। पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, जिसका लड़का एक और सवाल से जवाब देता है। वो जानना चाहता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये पर्पल हेयर वाली लेडी में गुस्सा भड़काता है, जो चिल्लाती है, तूने लॉर्ड से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की। भी जैक सजेस्ट करता है कि अंदर चल के ज़्यादा कंफर्टेबली बात करें, चाहे वो यहाँ बाहर भी रह सकते हैं। फिर ओल्ड मैन से एक एब्सर्ड अमाउंट ऑफ मैना पोर आउट होता है, जो चेक कर रहा था कि क्या लड़के ने चुपके से मैना हार्ट फॉर्म किया है। ये कंक्लूड करके कि ऐसा नहीं है, वो कमेंट करता है कि लड़के में मार्शल आर्ट्स का नैक है और पूछता है कि उसने अब तक ये क्यों छुपाया। चाहे रियल जवाब था, तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि मैं टाइम में वापस आया हूं। जैक बस इतना कहता है कि उसे नहीं चाहिए था। यंग वुमेन फिर से भौंकती है, उसे इंसॉलेंट और एक कॉमनर का बेटा कहती है, पर वो चुप हो जाती है जब लॉर्ड कमांड करता है, क्योंकि वो कमेंट करना चाहता था कि लड़का पूरी तरह यूजलेस नहीं, जैसे उसने एक बार सोचा था। ये प्रोटैगनिस्ट के गुस्से को स्पार्क करता है, जो सवाल करता है कि क्या अगर वो यूजलेस होता तो उसका बेटा नहीं होता। उसे पूछा जाता है कि क्या वो चाहता है कि मार्कस उसे अपना बेटा रिकॉग्नाइज करे, पर जैक को अभी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं। ओल्ड मैन पलट जाता है, कहता है कि उसे यंगेस्ट समझ आया और चला जाता है। जैक उन सबको जाते देखता है। उसे नहीं समझ आता कि वो उससे मिलने क्यों आया, जब उसे थोड़ी सी भी गुस्सा नहीं आया। अपनी स्टेप मदर को याद करके एमसी शेड थ्रो करता है, कहता है कि उसके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद उसके चेहरे पर बहुत रिंकल्स दिखने लगे हैं, उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। उसका चेहरा गुस्से से जल उठता है ऐसी कंसर्न पे। उसका फैन ऑलमोस्ट टूट जाता है उस इंसॉलेंट ब्रैड की वजह से। जैक के चेहरे पर स्माइल आती है। वो औरत उसकी कभी मदद नहीं की, तो ये एक्सप्रेशन देखना डीपली सेटिस्फाइंग था। वो खड़ा होता है, बो करता है और आयरॉनिकली कहता है कि दूसरे बेटे को उसका रिगार्ड्स भेज दें। अपने रूम में वापस बटलर अनाउंस करता है, जैक वैलेंटियर, फैमिली का तीसरा बेटा, मैंशन में कमोशन क्रिएट करने के लिए 20 दिन के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा। पर अचानक रॉन हेजिटेट करता है और पूछता है कि जब वो गया था तब क्या हुआ, और एमसी उसे चुप रहने को कहता है ताकि उसे उसकी एक्टिविटीज से डिस्ट्रैक्ट न करें। वो जानता था कि रॉन उसे इग्नोर करता अगर फेलिन उसे पीट देता, तो अब क्यों गुस्सा था। अपना ड्राइंग एक सेकंड के लिए रुक के लड़का रिफ्लेक्ट करता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना इंटरेस्टिंग है। वो ऑलरेडी रोज गार्डन में एग्जाइल था, तो उसे इमेजिन नहीं कर सकता कि सॉलिटरी में क्या अलग होगा, बस एक रूम होगा। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बटलर कमेंट करता है कि एकेडमी ब्रेक का 1 महीना भी नहीं बचा और वो ऑलरेडी कन्फाइंड हो रहा है। जैक कंफ्यूजन में फ्रीज हो जाता है। वो अपनी स्टडीज़ को पूरी तरह भूल गया था, क्योंकि उसने इतने समय तक एक अलग जिंदगी जी थी। अब वो 14 साल का है, मतलब उसे इंपीरियल एकेडमी अटेंड करना होगा। टेस्लान एम्पायर के सभी एरिस्टोक्रेट्स को वहाँ स्टडी करना होता है। अगर आप डिसेबल्ड नहीं हैं तो हर दिन फिजिकली मैंडेटरी है। ये 4 इयर्स का स्टडी था, 14 साल से शुरू होता है, तो जैक अभी भी अपने पहले साल में था। पहला सेमेस्टर खत्म हो चुका था तो समर ब्रेक शुरू हो गया था। खुद को फिर से स्टूडेंट सोचना स्ट्रेंज था। उसका मास्टर डायरेक्टली एकेडमी से कनेक्टेड था। वो किसी भी क्लास को स्किप कर सकता था, पर उसकी क्लास को नहीं। इसीलिए वो अपने फादर के साथ नॉनसेंस में और टाइम वेस्ट नहीं करेगा। रैशनली सोचते हुए उसका एक ही ऑप्शन था, स्टडी करने जाना। अभी भी 27 दिन बचे थे वेकेशन के। 20 दिन प्रिजन में जाएंगे और 6 दिन यहाँ से स्कूल तक ट्रैवल करने में, यानी प्रिजन के बाद तुरंत स्टडी के लिए भेज दिया जाएगा। चाहे ये उसका पास था, उसे खुद को समझना मुश्किल था। टायर्ड लुक के साथ रॉन पूछता है कि क्या मास्टर ने पेंटिंग खत्म कर ली। जैक अपनी चेयर से उठता है, ईजल को टच करता है और पूछता है कि उसका कन्फाइनमेंट कहाँ होगा। सर्वेंट का साइलेंस जल्दी ही एमसी को इरिटेट करता है और वो सवाल रिपीट करता है। फिर ब्लॉन्ड एक्सप्लेन करता है कि कंडेम्ड के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो प्रिजन जो मार्क्वेस डोमेन में ऑफेंसेस करने वालों के लिए है।
जैक स्टर्न हो जाता है। वो अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्म करता है कि मैं प्रिजन में फेंक दिया जाऊंगा। जवाब है हाँ, जो एग्जैक्टली सरप्राइज नहीं था। फिर भी फ्रस्ट्रेशन का एक चीख निकल जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो स्टूपिड ओल्ड मैन सच में ऐसा कर सकता है। एकेडमी का वेकेशन ब्रेक नहीं, बल्कि कुछ और का एक्सटेंशन था। ये फेलन की कंडीशन से क्लियर था। इससे पहले वो सोशल इवेंट्स अटेंड करता था और दूसरे नोबल फैमिली से मिलता था। इसी तरह से वासिल से भी मुलाकात हुई। जैक के पास ये सब कभी नहीं था। ऑफ कोर्स उसे मार्केस अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर उसके रिलेटिव्स ने जो कहा उससे गुस्सा आता है, जैसे उसके लिए वहाँ या कहीं और कोई जगह नहीं थी और अब वो एक गंदे सेल में लॉक्ड है। ये सब उस इडियोटिक ओल्ड मैन की वजह से। लड़का डिसाइड करता है कि प्रिजन में अकेला जाएगा बिना एस्कॉर्ट के वेट किए, ताकि उसकी डिग्निटी पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना हो। रॉन का चेहरा जब वो उसे जाते देखता है इनएक्सप्लिकेबली पिटिफुल लगता है। वो अपने रुमाल से आंसू पोंछता है और जैक को एक अबैंडन्ड किटन की तरह देखता है, जबकि एमसी बस कहता है कि जल्दी करें। एक तरह से वो बाकी प्रिजनर से अलग था। उसके पास बेड था, बाथरूम था और दिन में 3 टाइम का खाना था। पर इस सबका क्या फायदा जब आप एक छोटे ठंडे सेल में लॉक्ड हों, एक ब्लैंकेट के साथ जो आधी सदी से नहीं बदला, और खाना इतना डिस्गस्टिंग और ब्लैंड की मक्खियां भी न खाए। हमारा लड़का अपने हाथ क्रॉस करता है। टायर्ड दिनों में सोचने का बहुत टाइम होता है और ये एक टीनेजर के लिए ज़्यादा है। अरिस्टोक्रेट्स भी लैंड अपने रेजिडेंट्स को लोकल लॉस के थ्रू जैसे चाहे पनिश कर सकते थे, इंपीरियल लॉस की बजाय। इनफैक्ट अपनी टेरिटरीज में उनके पास एम्पायर के रूलर जैसा ही राइट था। जैक को शायद मार्कस के ऑर्डर से इम्प्रिजन किया गया हो, पर वो फिर भी उनका बेटा था और इसीलिए एक अरिस्टोक्रेट। ऐसा नहीं कि उसने कोई रिबेलियन इंस्टिगेट की थी, पर लॉर्ड ने अपने बेटे को इम्प्रिजन करने का डिसीजन लिया। वो सोचता है कि उसका फादर इस इंसिडेंट को कैसे कवर करेगा दूसरे बेटे के बिहाफ पे। वो क्लेम कर सकता है कि जैक ने पॉइजन या कोई फोर्बिडन आर्टिफैक्ट यूज़ किया, पर यह थोड़ा एक्सेसिव होता। श्योरली मार्कस ने ऑलरेडी एक अच्छी स्टोरी बना ली होगी फ्लेन की कंडीशन जस्टिफाई करने के लिए। कुछ ऐसा जैक गैलेंटियर, घर का डिस्ग्रेस, ग्रीड के लिए फॉरबिडन मैजिक सीखा। फिर तुम्हारा दूसरा बेटा फ्लेन, जिसने ये डिस्कवर किया, उसके छोटे भाई को करेक्ट करने की कोशिश की, पर लड़का ज़्यादा स्टबन था। सिचुएशन को और खराब करते हुए जैक ने अपने भाई पर फॉरबिडन मैजिक यूज किया उसे साइलेंस करने के लिए। सफरिंग के बावजूद एयर के पास नोबिलिटी थी कि उसने अपने स्टूपिड छोटे भाई को माफ कर दिया। ये सिनेरियो शायद मार्केस और मार्क्वेसा के दिमाग में ऑलरेडी प्ले हो रहा होगा। इसके बारे में सोचना ही डिस्गस्टिंग था। एमसी के लिए यहाँ कुछ दिन रहना ठीक था, पर वो अपनी प्रेशियस वेकेशन ऐसे मीडियोकर जगह में वेस्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि उसे अपने घर से कोई प्यार था, वो अभी भाग सकता था, पर वो अभी नहीं करेगा 3 रीजन से। उसकी बहन, रॉन और सबसे इंपॉर्टेंट उसका मास्टर। और ऑफ कोर्स क्योंकि वो अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ गया था। एमसी बस एक 14 साल का लड़का था, बिना मसल्स के और सर्वाइव करने के लिए बहुत वीक। वो फुलिश नहीं था, वो इस दुनिया के सर्वाइवल रूल जानता था। स्ट्रॉन्ग वीक को खाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करते हैं, वीक फूड या फर्टिलाइजर बन जाते हैं। जैक का इंटेंशन नहीं था कि अपनी पास्ट लाइफ की तरह ब्लडी मैसेकर करें, पर उसे अभी भी बहुत लोगों से बदला लेना था। इसके लिए उसे 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, टाइम और पावर, और एकेडमी दोनों को एक झटके में सॉल्व कर देगा। वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए ज़्यादा टाइम गेन कर सकता था, अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से ऑलरेडी सिग्निफिकेंट पावर्स को इंक्रीज करके। इसे अचीव करके वो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकता था, रॉन, उसकी बहन और उसका मास्टर। इसे पहुंचने के लिए उसे वो लेना था जो राइटफुली उसका था। चाहे उसे पसंद नहीं था, धीरे धीरे माना उसके हाथों में फॉर्म होने लगा। एक माना यूजर को 10 रैंक्स में डिवाइड किया जा सकता है। 1st से 3rd सर्कल तक बिगिनर्स होते हैं, 4th से 6th तक स्पेशलिस्ट्स और 7th से 9th हाई सर्कल माना यूजर्स, और रेयरेस्ट वंस 10th सर्कल वाले मास्टर्स या सुपर ह्यूमंस कहते हैं। अपने पाम्स को चेस्ट पे प्रेस करके जैक एक ब्लू ग्लो फॉर्म करता है। अच्छा था कि वहां कोई नहीं था उसे विटनेस करने के लिए। सिर्फ 2 घंटे लगे पहला सर्कल क्रिएट करने में, जैसे वो सेलिब्रेट करता है कि वो यंग है। अपनी पास्ट लाइफ में उसने 17 साल की उम्र में माना स्टडी शुरू किया था, शायद टीनेजर्स के इम्पेशंस की वजह से। वो अपना हाथ उठाता है, उससे ऊपर हवर करते हुए अपनी क्रिएशन पे अमेज्ड, पर जल्दी से उसे वेव अवे करता है, याद करके कि किसी को नहीं पता होना चाहिए कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हॉलवे से एक अजीब आवाज आती है, जैसे मार्कस की शूज की क्लिक। लड़का अपने आप को ब्लैंकेट में लपेट लेता है और सोने का नाटक करता है, पर जल्दी रियलाइज करता है कि यह आवाज उतनी हैवी नहीं जैसे यूजुअली होती है। जो आवाज उसने सुनी वो किसी ऐसे इंसान की थी जिसे उसकी पास्ट लाइफ में सिर्फ बहुत पुरानी यादों में देखा था, और ये उसे जल्दी से उठा देता है। बार्स के दूसरी तरफ उसकी रोती हुई बहन एलिजाबेथ वैलेंटियर लड़के का इंतजार करती है। वो अपने हाथ बार्स के थ्रू डालती है और एंशियसली पूछती है कि क्या लड़का बहुत हर्ट है। उसके आंखों से आंसू निकलते हैं जब वो देखता है कि उसकी बिलवेड बहन अभी भी सुंदर और काइंड हार्टेड है और ऐसी सर्कमस्टांसेस में उससे मिलने आई है। जब वो उसे जैकी बुलाती है, ये उसके कानों के लिए म्यूजिक जैसा है, एक निकनेम जो उसने सालों से नहीं सुना।
वो उसके हाथ को अपने चेहरे पे प्रेस करता है और स्माइल करता है जब वो कहता है कि वो हर्ट नहीं है और सब ठीक है। वरिड, एलिजाबेथ पूछती है कि लड़के ने फॉरबिडन मैजिक क्यों यूज किया, क्योंकि उसने ऑफर किया था उसे मैजिक सिखाने का जब भी वो चाहता। उनके हाथ एक दूसरे से इंटरप्रेट होते हैं जब वो अपोलोजाइज करता है, पर उसकी बहन टॉपिक चेंज करती है, पूछती है कि एमसी इतनी जल्दी घर वापस क्यों आया। उसकी साइलेंस उसे बॉदर करती है क्योंकि वो फ्रीज हो जाता है, तो वो पूछती है कि क्या सब सच में ठीक है और क्या वो सुन सकता है जो वो बोल रही है, पर वो बस अपने आंसू पोंछता है और स्माइल करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि वो खुश है। उसकी एक्शन एलिजाबेथ को कंफ्यूज छोड़ देती है। वो ऐसी सिचुएशन में कैसे खुश हो सकता है, एक ठंडे गंदे केज में, बिल्कुल अकेला। और जैक रिवील करता है कि वो इसलिए खुश है क्योंकि ये रियल है, इतने सपने देखने के बाद अपनी बहन को फिर से देखने का। उसकी बातें लड़की को श्योर करती हैं कि लड़का पूरी तरह पागल हो गया है, पर वो सीरियस हो जाता है, उसका अटेंशन खींचता है। फिर वो सजेशन देता है जो वो हमेशा देना चाहता था, हम भाग जाएं। ये लड़की को शॉक करता है, फिर भी वो कंटिन्यू करता है, सजेस्ट करता है कि वो नोमैड फॉरेस्ट में जाएं जहां वो अपना फार्म शुरू कर सकते हैं और साथ में कल्टीवेट कर सकते हैं। ड्राइली औरत उसे डांटती है, पर जैक इंसिस्ट करता है, वो जानता है कि फेलन और मार्चिनेस उसे कैसे ट्रीट करते हैं। सब कुछ छोड़ के शांति से जीना बेटर है, शायद उन्हें कोई मिले जो उसे सच में प्यार करे। जब वो फिर से फार्म शुरू करने और लॉर्ड के बारे में बुरा बोलने लगता है, एलिजाबेथ उसे शाउट करके इंटरप्ट करती है। वो चिल्लाती है कि वो अपने फादर के बारे में ऐसी बातें ना करें, क्योंकि वो फिर भी उनका टाइटल है, चाहे कुछ भी हो। यंग वुमन के लिए दोनों उनके ओल्ड मैन के डीप लव से पैदा हुए थे, उसकी माँ के लिए, तो वो उसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। वो जानती थी कि जैक उसे डीपली डिस्पाइस करता है, पर वो लॉर्ड का ओपिनियन अपने छोटे भाई के लिए चेंज करने को रेडी थी, तो उसने उसे थोड़ी देर और बर्दाश्त करने को कहा। जैक बस इतना कहता है कि वो सच में खुश था अपनी बहन को इतने टाइम बाद देख के, जिससे वो ब्लश करती है। वो खड़ा होता है और उसे बार्स के दूर हटने को कहता है, जो वो करती है चाहे कंफ्यूज्ड। जब वो ओबे करती है, लड़का अपने हाथ में माना गैदर करता है, जिससे यंग वुमन स्टंड हो जाती है और उसे उसके हिडन पावर्स के बारे में सवालों से बम्बार्ड करती है। जैक लॉक को तोड़ देता है और सेल का गेट खुलता है। बाहर निकल के अपनी बहन को टाइटली हक करता है। टीयरफुल, वो सिंसियर अपॉलॉजी ऑफर करता है कि वो सबके लिए ट्रूली सॉरी है। वो उसके शोल्डर्स पकड़ती है। वरिड, ये बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था और इसने उसे सवाल उठाने पे मजबूर कर दिया कि क्या छोटा सच में ठीक है। हमारा लड़का स्माइल करता है, कंफर्म करते हुए कि वो बिल्कुल ठीक है। जब वो एम्ब्रेस करते हैं, वो कहता है कि इस बार सब कुछ अलग होगा और उसे सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम करेगा ताकि एलिजाबेथ जो चाहे वो कर सके। पर नोबल को याद आता है कि जल्द ही उसकी मुलाकात फोर्थ प्रिंस से होगी, उसकी पास्ट लाइफ में। उस प्रिंस ने उसकी बहन को लिया था। उस वक्त उसे नहीं पता था क्या उसका इंतजार कर रहा था। वही बास्टर्ड था जिसने जैक को ट्रू मॉन्स्टर बनाया, और टॉर्चर्स के फ्लैशेस जो उसे कैरी आउट करने पड़े उसके दिमाग में रीसरफेस होते हैं। उसे याद आता है कैसे उसने मोनार्क को कैप्चर किया, उसे टॉर्चर टेबल पे चेन किया। गुस्सा उसके चेहरे पे जल रहा था और वो श्योर था कि वो तुल्कन एम्पायर को कभी माफ नहीं करेगा जो उन्होंने उसकी बहन के साथ किया। उसकी पास्ट लाइफ में जैक 17 साल की उम्र में घर से भाग गया था। 10 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका था। टेस्लन किंगडम उसके घर में वैनिश हो चुका था और बर्बाद भी। तुल्कन सबसे बड़ा एम्पायर बन गया था, पूरे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे रूल करता हुआ, और हाउस वैलेंटीर सिर्फ थोड़ी देर तक सर्वाइव किया। उसकी बहन की यादें जो अभी भी जिंदा थीं उसके दिमाग में आती हैं। उस वक्त वो तुल्कन के 4th एम्पीरियल प्रिंस की वाइफ थीं और उसने अपने फैमिली के लिए मर्सी की भीख मांगी, पर वो लेजिटिमेट वाइफ नहीं थी और वो इडियट उससे प्लीज सुन के धक्का देता है, कहता है कि उसे ऐसी चीज़ों से डिस्टर्ब ना करे। फिर भी एलिजाबेथ ने अपना काइंड हार्ट कभी नहीं खोया। वो पैलेस के आसपास घुटनों पर रही, 3 दिन और 3 रात भीख मांगती रही, जब तक उसने जेनरसली उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की। कम से कम ये थी पहली वर्जन जो स्टोरी की कॉन्टिनेंट के नॉर्थ से साउथ तक फैली थी, पर इस जेनरोसिटी के पीछे की सच्चाई हॉरिफाइंग थी। एलिजाबेथ कॉन्स्टेंटली अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि उसे प्रॉपरली थैंक कैसे करना है, पर प्रिंस ने उसे वॉल के अगेंस्ट पिन किया। सजेस्ट करता है कि वो सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर रही है और उसे कहा कि उसे मैस ना करे, क्योंकि वो जब चाहे उसका हाउस डिस्ट्रॉय कर सकता है, और सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम अभी सही नहीं था। बदले में वो एग्जैक्टली वैसा बिहेव कर सकती थी जैसा वो चाहता था। प्रिंस ने उसे एक पपेट की तरह कंट्रोल किया, उसे अपने ट्विस्टेड डिजायर्स के लिए एक टॉय बना दिया, जैसे एक सर्वेंट। किसी टॉर्चरस रीजन के लिए इडियट की लेजिटिमेट वाइफ्स उस सिचुएशन पे एनवी के साथ नोट करती थीं, जब तक वो उसे थक नहीं गई। उसे एक अनेक्सम में फेंक दिया, अकेला और लेजिटिमेट विमेन से डरा हुआ। उसी टाइम हाउस ऑफ मार्क्विनाज डिस्ट्रॉय हो गया, तो जब जैक आखिर में वापस आया तो उसे सिर्फ एशेज मिली जहां उसका घर एक बार था। पूरी स्टोरी सुन के वो ट्रू मॉन्स्टर बन गया।
उसने वाव किया कि तुल्कन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करेगा और हर उस इंसान को जो उससे थोड़ी सी भी कनेक्शन रखता था। पहले उसने एम्प्रेस को एनाइलेट किया और प्रिंसेस को, प्रिंस की वाइफ्स को, जब तक उसने सब सपोर्टिंग फैमिलीज को खत्म नहीं किया। वो तब तक नहीं रुका जब तक कोई भी नहीं बचा। उसे कोई रिस्क नहीं लेना था कि उनका छोटा सा भी ट्रेस इस दुनिया में जिंदा रहे। अब प्रेजेंट में वापस जैक एलिजाबेथ को सेल में देखता है, श्योर कि वो दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। पर लड़की को इस सब का कोई आइडिया नहीं, बस अपने छोटे भाई के लिए वरिड। उसे कहती है कि ख्याल रखे जब वो अपने फादर से बात करेगी, जिसका वो नोट करके जवाब देता है। अश्योर करता है कि वो ख्याल रखेगा, इस बार वो जो भी जरूरी होगा वो करेगा। वो चली जाती है पर उसके थॉट्स ट्रबल्ड हैं। उसका छोटा भाई बहुत बदल गया था। यूजुअली वो कुछ गलत नहीं करता था और दूसरों से अवॉइड करता था। अब उसमें कॉन्फिडेंस थी जो उसने कभी नहीं देखी थी, एक नया मौका। और जो मैजिक वो यूज किया वो इंप्रेसिव था। चाहे वो सिक्स्थ सर्कल यूजर थी, उसे कोई डार्क मैजिक के ट्रेसेस नहीं सेंस हुए। पर उसके फादर के पास 7 सर्कल था, जो इंडिकेट करता है कि कुछ बहुत गलत था कि उन्होंने अपने बेटे की पावर नोटिस नहीं की। एलिजाबेथ अपने फादर के चेंबर्स में एंटर करती है, उन्हें टी पीते देखती है और रिक्वेस्ट करती है कि जैक को रिलीज करें, क्योंकि उसने फॉरबिडन मैजिक नहीं सीखा। उसे लगता था कि वैसा मैजिक बस एक लेजेंड है, तो कोई छोटा लड़का जो कुछ नहीं जानता उसे एक्सेस कैसे कर सकता है। उसका इम्प्रिजनमेंट एक फसाड होना चाहिए था, पब्लिक में रिवील नहीं करने के लिए। वो आर्ग्यू करती है कि जैक को हेयर टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसकी बातें लॉर्ड को प्रवोक करती हैं। और लड़की कंटिन्यू करती है, कहती है कि ये सिर्फ उसके भाई के लिए पनिशमेंट नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वार्निंग थी। उसकी बातें उसे ऑफ गार्ड लेती है। उससे एक्सपेक्ट नहीं था कि उसकी बेटी इतनी क्लेवर है। मार्क्विसेस के जीवन को आसान बनाने के लिए एक मैर टूल की लाइफ उस लड़की को उस फेट में ट्रैप करता था जो वो जानती थी। इंडीड ये उसके लिए एक वार्निंग थी। एलिजाबेथ के लिए एक वार्निंग थी कि अगर उसने कुछ फूलिश किया या अपना डेस्टिनी रिजेक्ट किया तो जैक के साथ क्या होगा। लॉर्ड बोलता है, जैक का इस फैमिली में कोई प्लेस नहीं है। जब वो कमिंग ऑफ एज पे पहुंचेगा, मैं उसकी डेथ अनाउंस कर दूंगा और उसे एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ भेज दूंगा। एलिजाबेथ फ्रीज हो जाती है। उसे लगा था कि उसके फादर का काइंडनेस थोड़ी सी होप देता है, पर वो आदमी एक पॉइंट क्लियर करता है, अपना ड्यूटी मत भूलना, अभी के लिए भी और फ्यूचर में भी। एलिजाबेथ समझ जाती है उस ओल्ड मैन के क्रूअल वॉचडॉग जैसी नजर को घूरते हुए। लॉर्ड कमेंट करता है कि उसे समझ नहीं आता कैसे एक लड़का जिसके पास कोई सर्कल नहीं दूसरे बेटे को हरा सकता है जो 3rd सर्कल का था। यह बात एलिजाबेथ को नर्वस कर देती है। क्या मतलब, नो सर्कल? तो फिर जैसे उसने प्रिजन में देखा था। पर यह मैटर बंद हो जाता है जब लॉर्ड कहता है कि वो लड़के को उसकी रिक्वेस्ट पे रिलीज कर देगा। बात सेटल होने के बाद एलिजाबेथ परमिशन मांगती है छोड़ने की और फेवर के लिए थैंक्स बोलती है। डोर बंद करते ही वो टूट जाती है। उसे जैक का रन अवे वाला इन्विटेशन याद आता है। जानता है कि ये इम्पॉसिबल है, उसकी टांगे अब उसे सपोर्ट नहीं करती, तो लड़की जमीन पे गिर पड़ती है अनकंट्रोलेबली रोते हुए। सुबह का सूरज जैक के चेहरे पे चमकता है। रात भर उसके पास्ट लाइफ के इवेंट्स के सपने देखे। शायद ये उस नए रूम की वजह से था जिसमें वो सोया, पर ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि एक गार्ड उसका सेल खोलता है और अनाउंस करता है कि उसे रिलीज किया जा रहा है। जैक खड़ा होता है, सार्कास्टिकली बोलता है, अरे मुझे तो ये नया रूम पसंद आने लगा था। गार्ड उसके कपड़े पकड़ता है जिससे लड़का उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स बोलता है, पर जब शूज वापस करने से मना करता है, एक सर्वेंट क्लेम करता है कि उसके लिए कोई शूज अवेलेबल नहीं है। इस एटीट्यूड से एमसी का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो गार्ड पे चिल्लाता है, क्या सोचता है हम दोस्त हैं या कुछ? वो हेजिटेट करता है, अमेंड्स करने की कोशिश करता है, पर अब देर हो चुकी है क्योंकि जैक अपने फिस्ट में भारी अमाउंट ऑफ मैना कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर बच्चा मर्सिलेसली अटैक करता है और सर्वेंट को लेसन सिखाता है। थोड़ी देर बाद लड़का पैलेस वापस जाने के लिए ड्रेसअप करता है और रॉन उसे रिसीव करता है, हमेशा की तरह चीयरफुल। गार्डन में उसे देखते ही दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखें जेन्युइन कंसर्न से भरी हैं जब वो यंग मास्टर को इंजरीज के लिए इंस्पेक्ट करता है। उसके कपड़ों पे इंक स्टेन्स देख के वो और भी ज्यादा वरीड हो जाता है, पर लड़का उसे रिलैक्स करने को कहता है कि ये उसका खून नहीं था। पर जल्दी ही उसकी नजर प्रॉपर्टी पे पेट्रोल करते गार्ड्स पे शिफ्ट होती है जो यूजुअली से ज्यादा नंबर में है। बटलर एक्सप्लेन करता है कि 10 फुट सोल्जर्स और एक स्क्वायर फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द आयरन ब्लड नाइट्स को मार्किसेस के लिए असाइन किया गया है। उनमें से एक आयरन ब्लड स्क्वायर स्टैंड आउट करता है अपने ग्लीमिंग आर्मर में, जो उसके ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है। बेचारा, जैक मटर करता है वॉरियर को एनालाइज करते हुए। ऐसा नाइट विद इतना पोटेंशियल एक स्पॉइल्ड नोबल का बेबी सीटर बन गया। उसने शायद ये सोचा नहीं होगा जब नाइट बनने का डिसाइड किया। उसकी पेंस स्टेयर नोटिस करते हुए एमसी कंक्लूड करता है कि ये ब्लॉन्ड आदमी शायद ऑलरेडी जानता था कि क्या हुआ था जिससे वो प्रिजन में था। फिर नाइट अप्रोच करता है, यंग मास्टर को रिस्पेक्टफुल बाव करता है और बिना टाइम वेस्ट किए पूछता है कि क्या वो शेयर कर सकता है कि प्रिजन में क्या हुआ, अगर ज्यादा नहीं है तो। इससे जैक का जॉ ड्रॉप हो जाता है। ये बंदा उसे एक्सपेक्ट किए से कहीं ज्यादा पोलाइट था। ब्लॉन्ड आदमी ऐड करता है, एक्सप्लेन करता है कि उसने एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि लड़के ने गार्ड के फिंगर्स और राइट आई रिप ऑफ किए।
रॉन आउटरेज्ड तुरंत इंटरवीन करता है, इंसिस्ट करता है कि थर्ड यंग मास्टर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर नाइट इंसिस्ट करता है, कहता है कि फिर भी उसे राइट है जानने का कि उसने अपने कोलीग पे अटैक क्यों किया। जैक इंटरप्ट करता है, ड्राई लाफ के साथ उसे कर्स करता है जो स्क्वायर को ऑफेंड करता है। राइट वो रिपीट करता है जैसे ये वर्ड उसके लिए इंसल्ट हो। उसकी आंखें नाइट को स्कैन करती हैं, हर डिटेल को इवैल्यूएट करता है कि वो कौन सा सर्कल है, शायद फोर्थ। तो वो कन्फेस करता है कि उसे एक मांटिस के डॉग से एक्सपेक्ट था कि वो अपनी जगह जानता हो। ब्लॉन्ड आदमी रिटॉर्ट करता है, कंप्लेन करता है कि उसके वर्ड्स बहुत हार्श हैं, पर लड़का नहीं समझता कि किसी को डॉग बोलना क्यों हार्श है, और रॉन उसे स्कोल्ड करता है। ऑलरेडी इरिटेटेड जैक एक्सप्लेन करता है कि उसका यहाँ एक ही फंक्शन था, पास रहना और उस पर नजर रखना। वो हर तरह की चीज कर सकता था, खुद क्लीनिंग भी, जितना टाइम चाहिए उतना यूज करके, पर उसे एमसी के साथ राइट्स की बात नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि वो जानता था कि वो नाइट बनना चाहता है, वो सजेस्ट करता है कि वो अपनी जगह पे रहे और प्रे करे कि कोई ट्रबल ना हो। नाइट अपना हेड सबमिशन में झुकाता है, लड़के से माफी मांगता है। ये बाव लड़के के फेस पे स्माइल लाता है, जो अपने नए वेल ट्रेन डॉग का सेलिब्रेशन करता है। सैटिस्फाइड वो पीट करता है, कॉन्वर्सेशन खत्म करता है और स्क्वायर से कहता है कि जो भी कंक्लूड करे उस मैस के रिजॉल्व होने के बाद रिपोर्ट करे, और अगर कोई कंप्लेंट है तो डायरेक्टली मार्किस से बोले। एडिशनली वो ऐड करता है कि उसका नया निकनेम चिक होगा, और जब जैक उसे ये बुलाए तो दौड़ के आए। आखिरकार वो और रॉन पैलेस के अंदर वापस जाते हैं, चिक को वहां कंप्लीट साइलेंस में छोड़ के। पेट में गुरगुर सुन के प्रोटैगनिस्ट बटलर से कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो वो सच में मीट खाना चाहता है, इसलिए सर्वेंट अफर्म करता है कि वो उसकी विशेष तुरंत पूरी करेगा। एक इनक्रेडिबल मील सिर्फ लड़के के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जिससे एमसी का पेट भर जाता है, और वो रॉन के किचन टैलेंट की तारीफ करता है। उस आदमी के चेहरे पे टेंशन नोटिस करके जैक उसे कहता है कि जो बोलना है बोल और ऐसे घूरना बंद कर, पर रॉन अभी भी हेजिटेट करता है। लड़का ब्लॉन्ड आदमी को थोड़ा मीट ऑफर करता है, इनोसेंटली सजेस्ट करता है कि साथ में खाएं, पर बटलर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पूछता है कि वो यंग मास्टर के साथ मील कैसे शेयर कर सकता है, जिससे वो कहता है कि बैठ जाए और स्पीच बंद करे क्योंकि कुछ डिस्कस करना है। तो वो आदमी यील्ड करता है, यंग मास्टर के साथ टेबल के बैठ जाता है। स्ट्रेट टू द पॉइंट एमसी अपनी बहन की कंडीशन के बारे में पूछता है, जिसका सर्वेंट जवाब देता है कि एलिजाबेथ हमेशा की तरह है। उसकी आंखें एक डिफेंसलेस बच्चे जैसे चमकती हैं, चाहे उसके वर्ड शार्प हैं। जब वो इंश्योर करता है कि रॉन इडियट नहीं है, और यहाँ के सब लोगों में से उसे अच्छे से पता होना चाहिए कि उसकी बहन कितना सफर कर रही है, जिससे वो आदमी कांप जाता है। फिर भी वो नैरेटिव कंटिन्यू करता है कि उसे कुछ नहीं पता, पर लड़का उसे इंटरप्ट करता है। वो फूड के टेस्ट की तारीफ रिपीट करता है, याद करता है कि बचपन में वो बिना वरीज के खा सकता था, क्योंकि बटलर हमेशा चेक करता था कि इंग्रेडिएंट्स में पॉइजन तो नहीं। ये फैक्ट कि वो ये जानता है बटलर को सरप्राइज करता है, पर एमसी अभी खत्म नहीं हुआ। एक और अच्छा रीजन था कि ये आदमी 9th सर्कल मेज था। एक बार फिर प्रोटैगनिस्ट के जानते हुए चीजों से वो ऑफ गार्ड हो जाता है। फिर लड़का कंटिन्यू करता है, जैसा कोई जो मेरी माँ के साथ रहा, तुझे पता होना चाहिए, पर मुझे नहीं पता मेरी बायोलॉजिकल माँ कैसी थी, क्योंकि वो मेरे पैदा होते ही मर गई। पर यह देख के कि सब लोग उसकी और एलिजाबेथ की सिमिलैरिटीज पे कमेंट करते थे, जैक कंक्लूड करता है कि वो एक बहुत अच्छी इंसान रही होगी। ये वो सच में बिलीव करता है। लड़का कंफर्म करता है कि रॉन ने उसकी माँ को शैडोज से प्रोटेक्ट किया और उसका एस्कॉर्ट एक 9th सर्कल मेज था। अगर ये एक नॉवल होता तो लड़का बुक फेंक देता लैक ऑफ रियलिज्म के लिए, पर ये रियलिटी थी। उसे याद आता है जब वो पास्ट लाइफ में घर से भाग गया था बटलर के साथ, जब उसके फादर के भेजे हुए लोगों ने उसका पीछा किया। उस रात की बारिश इंटेंस थी, सब कुछ और टेंस कर देती थी। वो परस्यूअर्स शायद आयरन ब्लड नाइट्स ऑर्डर के मेंबर्स थे, जैसे पहले का चिक। मार्कस ने उन्हें अपने बेटे को एलिमिनेट करने भेजा था। उस वक्त कैप्टन एक 9th सर्कल स्वॉर्ड्समैन था, और रॉन ने प्रोटैगनिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी, परस्यूअर के अगेंस्ट अब्सर्ड अमाउंट ऑफ मैना एमिनेट करके। जैक एक्सप्लेन करता है कि जब ये हुआ उसे उस आदमी से डर लगा जब उसे पता चला कि वो 9th सर्कल मेज था जो उसकी माँ के साथ था, पर वो जानता था कि वो औरत एग्जैक्टली कॉमनर नहीं थी, कुछ जो मार्कस को नहीं पता था, शायद बटलर को भी नहीं। इस केस में लड़का कंक्लूड करता है कि वो बिना जाने जीता रहेगा, क्योंकि सर्वेंट प्रेजेंट में कैसा इंसान है यही मैटर करता है। इस पूरे स्पील के बाद वो आदमी पूछता है कि यंग मास्टर उससे क्या चाहता है, और वो एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ उस पे और अपनी बहन पे ट्रस्ट करता है, तो वो चाहता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करे। उसकी रिक्वेस्ट स्ट्रेंज है, क्योंकि एलिजाबेथ 18 साल की उम्र में 6th सर्कल तक पहुंच चुकी थी, यानी वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी केपेबल थी। पर जैक काउंटर करता है, कहता है कि वो बहुत काइंड है और ऐसी इंसान जो बहुत सैक्रिफाइसेस करने से नहीं चूकती। पर सैक्रिफाइस वाली लाइफ लड़की के लिए आइडियल नहीं थी, ये मार्कस के लिए आइडियल था।
वो इन्फॉर्म करता है कि वो अगले दिन एकेडमी के लिए जल्दी जाएगा और वापस नहीं आएगा जब तक कुछ बहुत सीरियस ना हो। वो इंस्टीट्यूशन में 4 साल रहेगा और उसे किसी की ज़रूरत है जो इस दौरान उसकी बहन के साथ रहे। इसके बाद रॉन जो चाहे वो कर सकता है अपनी लाइफ के साथ। डाउनकास्ट वो आदमी पूछता है कि उसका लाइफ से क्या मतलब है। जैक एक्सप्लेन करता है कि वो उस लाइफ की बात नहीं कर रहा जो वो उसके पीछे छुप के जीता था, बल्कि ये डिस्कवर करने की कि वो सच में क्या करना चाहता है। पर एक सर्वेंट क्यूरियस हो जाता है कि वो एग्जैक्टली 4 साल एकेडमी में क्यों स्पेंड करेगा, और लड़का कहता है कि उसके बाद ही वो एलिजाबेथ को खुद से प्रोटेक्ट कर सकेगा। जब पूछा जाता है कि उसे लड़की को किससे प्रोटेक्ट करना होगा, एमसी को एक तीसरा इंसान रूम में एंटर करता है, इंटरप्ट करता है। इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट में भी वो उसे सिंपली भेज नहीं सकता। ये था चिक। अनाउंस करता है कि वो अपना रिपोर्ट डिलीवर करेगा। गार्ड को ऑलरेडी फर्स्ट एड दिया जा चुका था और उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा था। ये सुन के वो प्रिटेंड करता है कि उसे केयर है, जो ब्लॉन्ड आदमी को और वाइन करने के लिए एनकरेज करता है। कहता है कि उस बंदे ने एक्सीडेंटली अपने फिंगर्स ट्रेनिंग के दौरान काट लिए और फिर डैगर ड्रॉप किया जो उसकी आंख में पियर्स हो गया। आखिर में वो उसे गुड वर्क के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। पूछता है कि मार्कलेस लिटिल डॉग एक बोन चाहता है, जिसे वो आदमी रिफ्यूज करता है। वो उसे चिक बुलाता है, जिसे जेम्स कैंटा करेक्ट करता है। अपना नाम फाइनली बोलता है, पर लड़का बिल्कुल केयर नहीं करता और कहता है कि वो फेंसिंग सीखना चाहता है तो उसे एक रियल सॉर्ड और एक वुडन सॉर्ड की जरूरत है। पर स्क्वायर रिफ्यूज करता है अपने नाइट के प्राइड के साथ। कहता है कि वो मैसेंजर बॉय नहीं है। जैक उसे फिर से चिक बुलाता है और पूछता है कि उसे वो पसंद नहीं। स्माइल करके वो एक्सप्लेन करता है कि ये परफेक्ट चांस है उसे बीट करने का। उसकी बातें रॉन को सीट से जंप करने पे मजबूर कर देती हैं, जबकि जेम्स पूछता है कि क्या वो सीरियस है, जिसका जवाब मिलता है हाँ। ये रैस्कल अपने टीनेज हैंड्स दिखाता है, आर्ग्यू करता है कि उन्होंने कभी तलवार नहीं पकड़ी, तो वो आदमी उसे ड्यूअल में जितना चाहे हिट कर सकता है। श्योर करने के लिए कि उसने सही सुना, स्क्वायर पूछता है कि क्या लड़का चाहता है कि वो उसका फेंसिंग टीचर बने, पर जैक जोर से हंस पड़ता है। कमेंट करता है कि ये तीसरी फनीएस्ट चीज है जो उसने कभी सुनी और उसे कहता है कि अभी सॉर्ड्स ले आओ। जब जेम्स जाता है, बटलर पूछता है कि क्या लड़का फोर्थ सर्कल के ओपोनेंट के साथ फाइट करके ठीक रहेगा, पर ये एमसी को बॉदर नहीं करता। उसे वरीड होने लगा कि वो हर्ट हो सकता है, पर उसका कॉन्फिडेंस इतना था कि उसने बेट प्रपोज की। रॉन केयरफुली पॉसिबिलिटी कंसिडर करता है और सजेस्ट करता है कि बेट जैक कितने हिट्स लेगा, विन या लूज पे नहीं, जो लड़के को अच्छा आइडिया लगता है। और वो पूछता है कि वेजर क्या होगा। चाहे उसने कॉन्फिडेंस दिखाया, रॉन इंसिस्ट करता है कि स्क्वायर कंप्लीटली डिफरेंट लीग में है। श्योर करता है कि वो ये सच में करेगा। उसे उसके स्किल्स पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। इस केस में एमसी सजेस्ट करता है कि अगर वो चिक से एक भी हिट लेगा तो बटलर बेट जीत जाएगा। उसका ऑफर उसे सरप्राइज करता है। क्या मतलब बस एक हिट, और लड़का चाहता था कि लूजर विनर की एक विश पूरी करे। ये ब्लॉन्ड आदमी को थोड़ी देर के लिए सैड करता है। कहता है कि अगर लड़का उससे कुछ चाहता था तो बस ऑर्डर देना था। आखिर वो मेंशन का सर्वेंट था। ये सुन के जैक को और मजा आता है, बेचारे के एक्सपेंस पे। लड़का बोलता है, उस आदमी पे पॉइंट करता है और रीअफर्म करता है कि वो सिर्फ उस पे और अपनी बहन पे ट्रस्ट करता है। पर रॉन बस कहता है कि फोक पॉइंट करना रूड है, पर उसकी नजर बिट्रे करती है कि वो सिचुएशन को कितना एंजॉय कर रहा है, अंदर से जंपिंग फॉर जॉय जबकि कंप्लेन कर रहा है। और एमसी इस पे कमेंट करता है। अपना सबसे इनोसेंट फेस लगा के लड़का एक्सप्लेन करता है कि वो लोगों को ऑर्डर्स नहीं देता जिनसे वो ट्रस्ट करता है, वो सिर्फ फेवर्स मांगता है और यही वो बटलर से चाहता है। सर्वेंट की आंखें चमकती हैं। कहता है कि अगर वो ऐसे मांगता है तो उसके लिए किसी भी चीज को रिफ्यूज करना हार्ड होगा। उनकी कॉन्वर्सेशन जेम्स के वापस आने से इंटरप्ट होती है, जो घुटनों पे रूम में एंटर करता है, अपनी पहले की रूडनेस के लिए अपोलोजाइज करता है और प्रोटैगनिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके किए हुए को रिकंसिडर करें। बहुत सारे लोग थे जैसे चिक जो जैक का डिसरिस्पेक्ट करते थे उसकी प्रेजेंस में भी, पर इनडायरेक्ट ह्यूमिलिएशन और उस पे हाथ डालना बहुत डिफरेंट चीजें थी, जिससे उसे कंक्लूड होता है कि गार्ड डर रहा था कि क्या हो सकता है, इसीलिए वो घुटनों पे था और ये सब बोल रहा था। लड़का पूछता है कि क्या वो कहीं जाना चाहते हैं जहां दोनों वॉच नहीं होंगे। उसे कंफ्यूज करता है। एक एयर ऑफ सुपीरियरिटी के साथ वो सजेस्ट करता है कि स्क्वायर शायद एक टीनेजर से हारने से डरता है। उसका एक्सप्रेशन ये सुन के बदल जाता है और वो डिनायल में सर हिलाता है, पर लड़का इंसिस्ट करता है, तो तू श्योर है कि तू मुझे बीट कर देगा? हाँ, वो कहता है, जबकि ब्लॉन्ड के अटेंटिव चेहरे को ऑब्जर्व करता है जो सब कुछ बोल देता है। ऑफ कोर्स वो श्योर था। साइलेंस में भी जैक रॉन से पूछता है कि क्या वो कोई जगह जानता है जहां वो अकेले ट्रेन कर सके। सर्वेंट को शॉक करता है। वो अपने मास्टर से झूठ नहीं बोल सकता, तो वो परफेक्ट प्लेस रिवील करता है। ये था मैंशन के पीछे एक हिडन बेसमेंट। जगह नीटली ऑर्गेनाइज वेपन्स और ट्रेनिंग इक्विपमेंट से भरी थी। वहां पहुंचते ही जैक पूछता है कि क्या बटलर स्पेस में ट्रेन करता है, जिसका वो डिनाई करता है। एक्सप्लेन करता है कि उसकी मां ने ये रूम उसके 2 बेटों के लिए प्रिपेयर किया था। ये यंग मैन को पूछने पे मजबूर करता है कि फिर उसे इसके बारे में क्यों नहीं पता, और सर्वेंट कहता है कि क्योंकि वो ट्रेन नहीं करता था, जो सेंस बनाता है। इस पे सोचते हुए, चाहे पहले यूज नहीं हुआ था, सब कुछ शाइनिंग था, कोई शायद रेगुलरली जगह साफ करता था। बटलर पे स्माइल करके जैक उसे रूम के केयर के लिए थैंक्स बोलता है और वो आदमी भी अपने काम से प्लीज लगता है। आखिर में उसका अटेंशन चिक पे जाता है, जो उसे बुलाए जाने पे कामता है और अपना हाथ वुडन स्वॉर्ड मांगने के लिए एक्सटेंड करता है। चाहे ब्लॉन्ड हेजिटेट करता है, लड़का उसे बिना रुके प्रेशर देता है। फिर वो वेपन केयरफुली हैंडओवर करता है और उसकी आवाज अभी भी कांपती है।
उसकी नज़र स्क्वायर पे जाती है, जो कमेंट करता है कि प्रोटैगनिस्ट थोड़ा एक्सपीरियंस्ड लगता है तलवार पकड़ने में। ये कमेंट उससे विकेडली स्माइल कराता है। अगर उसने अपनी पास्ट लाइफ में जितने लिविंग बींग्स को डिस्ट्रॉय किया था उन्हें स्टैक किया तो वो हेवेंस तक पहुंच सकता था। वो उसे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स बोलता है और नाइट से कहता है कि फाइट को सीरियसली ले, चाहे सोर्ड्स वुडन है। दोनों फाइट शुरू करते हैं और जैक अपने ओपोनेंट को हिट नहीं कर पाता, जो इजीली ब्लोज ब्लॉक और डॉज करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है। पर प्रिसाइज मूवमेंट्स के साथ एमसी अपने वुडन सोर्ड का टिप नाइट के थ्रोट के अगेंस्ट रखता है। वो आदमी फ्रीज हो जाता है, नहीं समझ पाता कि उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। रॉन यंग मास्टर का अटेंशन लेने के लिए चिल्लाता है, जो बहुत फोकस्ड है। चिक को वार्न करता है कि अगर ये रियल वेपन होता तो वो मर चुका होता। वो उसे फाइट सीरियसली लेने के लिए इनवाइट करता है, जो क्लियरली नहीं हुआ था। ब्लॉन्ड कुछ नहीं बोलता, लड़के के फेंसिंग स्किल से शॉक्ड सवाल करता है कि क्या यह सच में उसका पहला टाइम था तलवार पकड़ने का। रॉन भी डर गया था जो उसने अभी देखा। बस सेकंड्स पहले यंग मास्टर लंज किया था और नाइट ने उसे आसानी से साइड पे स्ट्राइक किया था। चाहे ये लाइट हिट था, 14 साल के किसी के लिए वीक नहीं होना चाहिए था। उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक लड़का जमीन पे गिर जाना चाहिए था, डिफीटेड और डिसआर्म्ड। पर इसके बजाय ये ब्रैट परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट अटैक्स और डॉजेस के साथ मूव किया। अगर ये रियल ब्लेड होती तो जेम्स का कोई चांस नहीं होता। उसे नहीं पता था जैक के साथ क्या हुआ था। फेंसिंग के अलावा उसने कभी तलवार नहीं पकड़ी थी। क्या वो कोई सोर्ड जीनियस था या कुछ? नहीं, एक जीनियस भी इतना स्किल नहीं होता। ख्यालों में खोए हुए टीनेजर कंफर्म करता है कि स्क्वायर उसके 20s में है और वो जवाब देता है कि वो 23 का है, जिससे एमसी पूछता है कि उसने माना के साथ ट्रेनिंग कब शुरू की। ये था 18 में। ये न्यूज़ उसे मेनिया की जैसा स्माइल कराती है। फेक एक्साइटमेंट के साथ पूछता है कि क्या ब्लॉन्ड ने 5 साल में 4th सर्कल तक पहुंचा। ये काफ़ी टैलेंटेड था, कंसिडरिंग कितना लेट उसने शुरू किया। उसकी इंटरनल मानक को ऑब्जर्व करके वो कंक्लूड करता है कि स्क्वायर इजीली 8 सर्कल तक पहुंच सकता है, जो उसकी गार्ड पोजीशन के लिए बहुत डोर्स ओपन करेगा। बिना एक शब्द बोले लड़का वुडन सोर्ड जमीन पे ड्रॉप करता है और जीम सवाल करता है। वो इस बार एक रियल ब्लेड पकड़ता है, सोचता है कि इतना टैलेंट वेस्ट करना कितना फनी है बेबी सिटर बनने पे। फिर वो कहता है कि उसे ये बंदा पसंद आने लगा है। ब्लेड उसके हाथ में देख के अडल्ट उसे वार्न करता है कि वो हर्ट हो सकता है, कुछ जो जैक स्ट्रांगली डिसएग्री करता है। ये उसे जोर से हंसने पे मजबूर करता है जब तक वो एक साइकोपैथ जैसा सीरियस पोस्चर नहीं ले लेता, और एक्सप्लेन करता है कि एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में क्लियर डिफरेंस है। पूछता है कि क्या वो बिलीव करता है कि जो अभी हुआ वो बस लकी कोइंसिडेंस था। ब्लॉन्ड स्पीचलेस रह जाता है, चाहे उसका खून बॉयल हो रहा हो। इसीलिए तू बस एक चिक है, इस बार तू मेरे पास आ, जैक कहता है। आदमी को सेकेंड राउंड के लिए बुलाता है। इस पॉइंट पे वो आदमी ऑलरेडी गुस्से में दांत पीस रहा है, चार्ज करने में हेजिटेट नहीं करता। उसकी रिएक्शन सिर्फ ये क्लियर करती है कि वो कितना वीक था ऐसी प्रोवोकेशन के लिए गिरने में। एक बार फिर जेम्स अपनी तलवार हार जाता है और उसकी चिन यंग मास्टर के ब्लेड के टिप से मिलती है, जो स्वीटली स्माइल करता है, कहता है कि अपेरेंटली ये उसकी दिन की दूसरी हार थी। वो नहीं समझ पाता कि ये ब्राइट ने ये कैसे किया, एंग्रीली एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है, पर वो बस डम प्ले करता है। एक्सप्लेन करता है कि उसने सिर्फ ब्लेड की डायरेक्शन चेंज की जब उनकी स्वॉर्ड्स क्रॉस हुई। फिर भी वो आदमी इंसिस्ट करता है कि एग्जैक्टली उसने ये कैसे किया। शो ऑफ करते हुए जैक क्लेम करता है कि ये एक एडवांस्ड टेक्निक थी और पूछता है कि क्या वो उससे फिर से देखना चाहता है। कम कॉन्फिडेंट फील करते हुए भी नाइट एक रियल स्वॉर्ड पकड़ता है ताकि वो फिर से बैटल कर सके। इस दौरान प्रोटैगनिस्ट रॉन के साथ कंफर्म करता है कि उसने बेट जीत लिया और वो नॉट करता है। मास्टर से पूछता है कि उसे क्या करना होगा। हमारा लड़का एक्सप्लेन करता है कि उसकी रिक्वेस्ट वही है जो पहले थी, एलिजाबेथ की प्रोटेक्शन, और वो श्योर होना चाहता है कि सर्वेंट सच में ये कर सकता है। वो आदमी फ्रीज हो जाता है पर कंफर्म करता है कि वो अपनी जान रिस्क करके भी ये करेगा। चिक के पास वापस वो आदमी कहता है कि इस बार डिफरेंट होगा, जिसे जैक स्वॉर्ड के साथ प्रिपेयर करता है, जबकि माना चैनल करता है क्योंकि ओपोनेंट के पास भी माना था। फिर भी ब्लॉन्ड इंसिस्ट करता है कि वो फुल जाए। पहले स्ट्राइक पे जेम्स इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाता है। यंग मैन का माना उसकी स्किन में पेनिट्रेट करता है, इंटेंस पेन कॉज करता है जो उसे जमीन पे ले आता है। आदमी जमीन पे होने के साथ जैक उसके चेस्ट पे पैर रखता है उसके फ्राइटेंड फेस को ऑब्जर्व करने के लिए। बिना ज्यादा स्ट्रेंथ बचे वो पूछता है कि कैसे एक फर्स्ट सर्कल जैसे कि एमसी इतनी पावर रख सकता है। ये रीजनेबल कंफ्यूजन थी क्योंकि एक मेयर फर्स्ट सर्कल ने उसे हरा दिया, पर एक्सप्लेनेशन सिंपल थी।
यूजुअल मीन्स के बजाय जहां माना इवनली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जनरल फिजिकल एबिलिटीज एनहांस करने के लिए हमारा लड़का एक रीजन पे फोकस करता है। सवाल को इग्नोर करते हुए जैक पूछता है कि क्या स्क्वायर सच में ऑफिशियल नाइट बनना चाहता है, पर वो आदमी नहीं समझता। क्या वो ऑलरेडी ऑफिशियल नहीं था? समझने की कोशिश में वो पूछता है कि लड़का एग्जैक्टली क्या मीन करता है। फिर जैक एक अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल करता है। वो चाहता है कि ब्लॉन्ड एक लॉयल हंटिंग डॉग बने। जेम्स ऑफेंडेड लगता है, पर एमसी इंसिस्ट करता है, कहता है कि अगर वो एक डॉग बन जाता है जो सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो करता है तो उसकी लाइफ ऑफिशियल नाइट से कहीं बेटर होगी। नाइट हेजिटेट करता है, क्लियरली ड्यूटी और क्यूरियोसिटी के बीच टॉन। तो वो पूछता है कि अगर वो पोजीशन एक्सेप्ट करता है तो उसे क्या मिलेगा। जैक को डिसअपॉइंट करता है, जो ग्रम्बल करता है कि उससे जानने में भी इंटरेस्ट नहीं कि उसे क्या करना होगा। ब्लॉन्ड की ऑफुल पर्सनालिटी को ओवरलुक करने की कोशिश में एमसी उसे एश्योर करता है कि उसे पावर और अथॉरिटी मिलेगा अगर वो ये चाहता है। अब ड्यूटीज के बारे में ये सब बहुत सिंपल था। उसे बस किसी को भी एलिमिनेट करना था जो उसके मास्टर के रास्ते में आता है और हार्म कॉज करता है। लड़के की कोल्ड एक्सप्लेनेशन जेम्स और रॉन दोनों को शॉक में डाल देती है, और पहली चीज जो नाइट पूछता है वो ये कि उसे किसे अनाहिलेट करना होगा। जैक कहता है कि टारगेट ऑब्वियस है, फैलन की तरफ रेफर करता है जो अभी भी बेड रिडन था, पर वो उसे एक दिन देता है प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए। ट्रेनिंग के बाद यंग मैन अपने रूम में रॉन के साथ था और सर्वेंट हेल्प नहीं कर सकता कि पूछे कि वो क्या जेम्स पे ट्रस्ट करने में थोड़ा रेकलेस नहीं हो रहा, पर वो डिसएग्री करता है, जिससे आदमी वॉर्न करता है कि जो पहले कहा गया वो मार्चिनस के दानों तक पहुंच सकता है। लड़का हंस पड़ता है, पर जल्दी ही स्कोल्डेड हो जाता है क्योंकि मार्चिनस बस एक चांस का वेट कर रही थी। अगर उसे पता चला कि जैक अगले दिन एकेडमी के लिए जा रहा है, वो ये होने नहीं देगी और शायद उसे खत्म करने की कोशिश करेगी। इतने के बावजूद एमसी अनकंसर्न्ड है। वो जानता था कि वो शायद उसे हर्ट करना चाहती है, पर नहीं करेगी। फैलन के इंसिडेंट के बाद उसका बड़ा भाई पानी से डर रहा था। वो औरत अपने चांस का वेट कर रही थी, पर वो बहुत बिजी थी। उसे अपनी आंखें खुली रखनी थी उसके और लॉर्ड के लिए, जो एलिजाबेथ को सबमिशन में कंडीशन कर रहे थे। ऐसी डेलिकेट सिचुएशन में उसके लिए उसे फिनिश ऑफ करना इम्पॉसिबल था। रॉन कन्फ्लिक्टेड लगता है जब वो इंसिस्ट करता है कि क्या लड़का सच में श्योर है इस बारे में। जैक जवाब देता है कि क्या वो सच में सोचता है कि मार्केस उस औरत को ऐसा कुछ करने देगा। वो एकेडमी के अलावा कहीं नहीं जा सकता, तो वो उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। शायद वो 1-2 फ्रैक्चर कॉज करके रुक जाएगी, वरना एक मियर मार्किनेस ऐसा फीट केपेबल नहीं होगी। इतने सुपीरियर क्रीचर्स ने पहले ट्राई किया था और वो भी फेल हुए थे। ये ऑलमोस्ट फनी था कि वो कितना आउट ऑफ टच था। मैटर क्लोज होने के साथ जैक सर्वेंट को मसाज के लिए थैंक्स बोलता है और रॉन आर्ग्यूइंग से थक गया सिंपली कहता है कि यू आर वेलकम। छोटा लड़का उसका अटेंशन लेता है और कहता है कि उसका दिन तभी आएगा जब वो चाहेगा। सर्वेंट को वरी करता है, कहता है कि क्या वो स्वाइप अप करके लीव करने का प्लान कर रहा है। वो हंस पड़ता है, कहता है कि एक तरह से हाँ, पर रॉन को ये बिल्कुल फनी नहीं लगा। जैक उसे कहता है कि अगर वो सच में क्यूरियस है कि अगले दिन क्या होगा तो सीक्रेटली उसका फॉलो करे, जो सर्वेंट को सरप्राइज करता है। उसे लगा था कि वो यंग मास्टर के साथ जाएगा, पर इसका कोई चांस नहीं था। इतना कि वो बटलर से प्रॉमिस कराता है कि वो दिखे ना। रूम से निकलने से पहले जैक उसे इन्फॉर्म करता है कि वो अपने रूम में सेकंड सर्कल फॉर्म करेगा, तो कोई उसे इंटरप्ट नहीं कर सकता। रॉन कंफ्यूज्ड है सेकंड सर्कल और पूछता है कि क्या ये हार्ड नहीं होना चाहिए, पर हमारे लड़के के लिए ये काफी सिंपल था। अनकन्विंस्ड होने के बावजूद सर्वेंट बस कहता है कि वो रिक्वेस्ट के मुताबिक करेगा। कैसल में घूमते हुए जेम्स उस ब्रैड के साथ फाइट को दिमाग से निकाल नहीं सकता। इतने स्किल्स के साथ उसे थर्ड सर्कल होना चाहिए। वो शायद एक जीनियस भी हो, पर उसका गार्ड डॉग बनने का प्रपोजल absurd था। ऐसा नहीं कि उसके पास मेंटस का बैकिंग था जैसे उसके भाई के पास, और उसके पास कोई वैसल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, तीसरा यंग मास्टर के पास कुछ नहीं। लड़के के वर्ड्स याद करते हुए कि उसकी लाइफ कहीं बेटर होगी, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता। जेम्स एडमिट करता है कि वो एक बच्चे के वर्ड से बहुत इजीली स्वे हो गया, जो कुछ नहीं जानता। उसे मार्शिनेस को सब कुछ बताना चाहिए, जैक के मार्शल टैलेंट से लेकर जो उन्होंने बेसमेंट में डिस्कस किया। मैंशन के मेट्स के बीच ब्लॉन्ड स्माइल करता है, सोचता है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगा मार्कुसेस के सामने स्टैंड आउट करने का। चाहे ये ब्रैड कितना भी जीनियस हो, वो मार्कुसेस हाउस को नहीं हरा सकता जब तक वो मॉन्स्टर ना हो। इस दौरान एलिजाबेथ के रूम में लड़की सुनती है कि उसकी माँ, जो बस एक कॉमनर थी, ने उससे एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी। मार्शिनेस क्लेम करती है कि टैलेंटेड होने में कुछ रिमार्केबल नहीं, क्योंकि जब तक वो उसकी बेटी है
उसके फेस के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। वो चुप रहती है, क्लियरली औरत के हार्श वर्ड से हर्ट। एक ग्लास वाइन ऑफर करते हुए वो कमेंट करती है कि लड़की कितनी स्वीट हर्ट है, उसे एक ड्रिंक एक्सेप्ट करने में शर्माने के लिए कहती है। एलिजाबेथ तुरंत रिफ्यूज करती है, एक्सप्लेन करती है कि वो मार्शनेस के सामने ड्रिंक नहीं कर सकती। श्रगिन, ये विच अपना ग्लास एक गल्प में खाली करती है और बात कंटिन्यू करती है। कहती है कि ड्यूक मिलोन का बेटा और एक असेंबल उसमें इंटरेस्टेड लगते हैं। पर वो जल्दी खुद को इंटरप्ट करती है और करेक्ट करती है, मिडिल सन डेफिनेटली उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मार्शनेस कहती है कि वो कहीं बेटा मैच ढूंढेगी और इस दौरान लड़की को अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए और बिहेव करना चाहिए। अचानक वो पूछती है कि क्या एलिजाबेथ किसी में इंटरेस्टेड है, कुछ जो लड़की जल्दी डिनाई करती है। ये लेडी को सेटिस्फैक्शन से स्माइल कराता है, एक्सप्लेन करती है कि अगर कोई होता तो उसे बिना ट्रेस के डिसअपीयर करना पड़ता। फिर वो अपने छोटे भाई के बारे में रैम्बल करना शुरू करती है क्योंकि ऐसा लगता था कि वो कुछ काफी इंटरेस्टिंग सोच रहे थे। जैक का मेंशन लड़की को अनसेटल करता है, जो नहीं समझती कि उसकी स्टेप मदर क्या बात कर रही हैं। उसे पता है जैक के नाइट के साथ कॉन्वर्सेशन के बारे में और कहती है कि उसके भाई ने नाइट को अपनी साइड रिक्रूट करने की कोशिश की, पर उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि जेम्स उसके दूसरे बेटे का सपोर्ट कर रहा था बहुत टाइम से। ये सुन के एलिजाबेथ अपनी चेयर में श्रिंक हो जाती है। जब वो औरत लूनेटिक की तरह हंसती है, सोचती है कि उसने कैसे किसी से उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की। उसका स्टूपिड आइडिया इतना हिलेरियस है। अचानक मार्शनेस एक इविल लाफ छोड़ती है। लड़की का एक्सप्रेशन विल्ट हो जाता है और वो पेरेंट्स को ब्लेम करती है जैक के इन थॉट्स के लिए। पर उसे पता था कि उसे खुद को होल्ड बैक करना होगा, वरना उनका लड़के के लिए हेट्रेड और बढ़ जाएगा। जोर से हंसने के बाद जब तक उसका पेट दर्द ना करे, वो काम हो जाती है और एलिजाबेथ की तरफ पलटती है और सब्जेक्ट को एंड करती है रिअफर्म करके कि वो उसके लिए अच्छा मैरिज पार्टनर्स ढूंढना कंटिन्यू करेगी। पर कुछ थी जो उसे अभी भी बोलना था, चाहे वो बस कंसर्न के लिए ही क्यों ना हो। लड़की के गले में अपने आर्म्स लपेट के वो उसे थ्रेटन करती है, अगर तू सीक्रेटली किसी के साथ इन्वॉल्व होने लगी तो तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा। लड़की डर से कांप जाती है। जवाब में वो बस विस्पर करती है कि वो समझ गई। उसकी सबमिशन हैक को डिलाइट करती है, जो उसकी तारीफ करती है और छोड़ने से पहले रिमाइंड करती है कि उसे डिनर के लिए रेडी होना चाहिए। डाउनकास्ट एलिजाबेथ अपनी सेकंड मदर से सिंपली अग्री करती है। जैसे ही रात होती है, मेड्स डिनर की प्रेपरेशन शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर में वॉलंटियर फैमिली के मेंबर्स टेबल पे गैदर होते हैं मील एंजॉय करने के लिए। पर डाइनिंग रूम का डोर अब्रप्टली ओपन होता है, सबको स्टार्टल करता है। ये जैक है, रूम में अनइनवाइटेड और बोल्ड इनफ एंटर करता है, पूछता है कि सब लोग ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे फ्यूनरल में हैं। सबकी नजरें उस पे जाती हैं। उसकी बहन शॉक में है और बाकी सब प्योर डिसडेन से भरे हैं, स्पेशली उसका फादर। फेक इनोसेंस के साथ वो आर्ग्यू करता है कि फैमिली के प्रेशियस तीसरे यंग मास्टर के रूप में उसके लिए एक फ्री चेयर होनी चाहिए बैठने के लिए। कुछ मिनट पहले वो अपने माना मैनिपुलेशन के ट्रेनिंग पे फोकस था। माना सर्कुलेशन के 2 टाइप्स थे, एक जो फिजिकल एबिलिटीज को अफेक्ट करता था, यानी ये इंटेलिजेंस, सेंसेस और स्पेशली स्ट्रेंथ को एनहांस करता था। दूसरा तरीका था माना को एक सिस्टमैटिक फॉर्मूला में इंजेक्ट करना और उसे मटेरियलाइज करना। फायरबॉल्स, आइस एरोज और हेलफायर इस मेथड के अच्छे एग्जाम्पल्स थे। रॉन एक 9th सर्कल मेज था, जबकि जेम्स एक 4th सर्कल सोर्ड्समैन था, और डिपेंड करता था कि आप अपना माना कैसे यूज करते हैं। आप मेजर सोर्ड्समैन हो सकते हैं। जैक एक सोर्ड्समैन था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। इनफैक्ट वहां वो बेड पे बैठ के माना एमिनेट कर रहा था। बटलर उसे एस्टॉनिशमेंट देखता है, पर जल्दी ही लड़के को इन्फॉर्म करता है कि उसे सेकंड सर्कल मास्टर करने में 2 महीने लगे थे। ये इंप्रेसिव था, कंसिडरिंग कि यूजुअली फर्स्ट सर्कल वाले को सेकंड तक पहुंचने में कई महीने लगते हैं। जब तक आप एक रिग्रेसर ना हो जैसे वो, ये 2 महीनों में अचीव करना बहुत मुश्किल फीट था। स्माइल करके वो सर्वेंट की तारीफ करता है, कहता है कि वो इनक्रेडिबल है। ये रॉन को हंसाता है, कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसे ये सुनना चाहिए किसी ऐसे से जो आर्स में सेकंड सर्कल माना यूजर बन गया। टाइम की बात करते हुए लड़का पूछता है कि कितने बजे हैं, और सर्वेंट जवाब देता है कि शाम के 5:48 है। वो सरप्राइज से जंप करता है, इतना टाइम कैसे बीत गया? क्योंकि डिनर टाइम था। वो सोचता है कि क्या वो हमेशा की तरह स्टेक कुक करे, पर जल्दी ही आइडिया डिस्कार्ड करता है क्योंकि उसकी एरोगेंट फैमिली शायद मेन डाइनिंग हॉल में अपने मुंह स्टफ कर रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक नोबल की तरह डाइन करेगा, जो रॉन को मैडनेस लगता है। पर लड़का झूठ बोलता है, एक्सक्यूज देते हुए कि वो उन्हें बताने जा रहा है कि वो अगले दिन छोड़ के जाएगा।
रूम में वापस जैक ऑलरेडी एक चिकन लेग डिवावर कर रहा था, मेन हाउस के डिलीशियस खाने पे ड्रूल करता हुआ। ये स्काउंड्रल कमेंट भी करता है कि ये टेस्टी था पर रॉन के कुकिंग जैसा नहीं। ये रिलेटिव्स को फ्यूरियस कर देता है। पेट भरने के बाद वो उन्हें मील के लिए थैंक्स बोलता है, पर उसका फादर उसका अटेंशन बुलाता है पूछने के लिए कि क्या वो यहाँ कुछ बोलने आया था, और वो कंफर्म करता है क्योंकि उसके पास इस शिटी प्लेस पे आने का कोई और रीजन नहीं था। उसका इंसॉलेंट तरीका लॉर्ड को लगता है कि उसका बेटा पागल हो गया है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट प्रोवोक करता रहता है, पूछता है कि उसका फादर वो वियर्ड फेस क्यों मना रहा है। दोनों के बीच टेंशन ऑब्वियस थी और एलिजाबेथ जैक से कहती है कि वो उससे रूम के बाहर बात करे। कहती है कि वो जो भी उसका भाई चाहता है वो प्रोवाइड करेगी, पर मार्क्विस उसे इंटरप्ट करता है। सबके चुप होने के साथ वो बच्चे से कहता है कि बस जो बोलना है बोलो। तो वो अनाउंस करता है कि वो अगले दिन एकेडमी के लिए जाएगा क्योंकि वो इस ग्लूमी एटमॉस्फेयर को स्टैंड नहीं कर सकता। चाहे सल्किंग हो, मार्क्विस लड़के के डिसीजन को अप्रूव करता है, पर जैक कोई परमिशन मांग नहीं रहा था छोड़ने के लिए। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए जैक एडमिट करता है कि वो अपने फादर के अप्रूवल से खुश है। ये बात खत्म होने के साथ एमसी इतना कंफर्टेबल फील करता है कि अपने भाई के बारे में पूछता है जो उसे एड्रेस किए जाने पे कांपता है। अपनी वाइन पकड़ते हुए वो कमेंट करता है कि उसने सुना था कि फेलॉन पानी के फोबिया की वजह से ड्रिंक भी नहीं कर सकता, शायद प्यास से मर रहा होगा। और चाहे वो एक भाई था जो बोर होने पे उसे पीटता था, एमसी फिर भी उसे फैमिली कंसिडर करता है। मलिशियसली वो वाइन को डिनर टेबल पे डाल देता है, कहता है कि क्योंकि ये पानी नहीं है उसे एक सिप लेना चाहिए। फेलॉन अपने भाई के जेस्चर पे फ्रीक आउट करता है, ऑलमोस्ट चेयर से गिर जाता है और मार्किन्स अपना गुस्सा कंटेन नहीं कर सकती, चिल्लाती है कि ये लड़का इंसॉलेंट है और पूछती है कि उसे ऐसी चीज करने की हिम्मत कैसे हुई। पर जैक पीट करता है, कहता है कि उसने जो बोलना था वो बोल दिया। उसके लिए औरत की आवाज एक भौंकते कुत्ते जैसी थी। वो रूम से हैवी साइलेंस के नीचे छोड़ता है, जानता है कि उसके वर्ड्स इस मैंशन में बहुत टाइम तक एको करेंगे। हेट्रेड से भरी हुई मार्किस बाकी फैमिली मेंबर्स को अश्योर करती है कि वो इस डिसरिस्पेक्ट को स्लाइड नहीं होने देगी और लड़का उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो इसका वेट करेगा। हिस्टेरिकल स्क्रीम्स लेडी के डोर के दूसरी तरफ से अभी भी सुनाई देती हैं, कर्सिंग डिटरमिन्ड के इस बच्चे को खत्म करे। हॉलवेज में मेड्स आपस में विस्पर करती हैं जो उन्होंने अभी विटनेस किया उसे सेंस बनाने की कोशिश में, पर वो वाइन स्टेन्ड टेबल क्लॉथ क्लीन करने पे फोकस करने की कोशिश करती हैं। मार्किस के वर्ड्स के अनलाइक उस रात कुछ अनयूजुअल नहीं होता एक्सेप्ट एलिजाबेथ की स्कोल्डिंग के। अपने डिपार्चर की मॉर्निंग में जैक सोचता है कि इवेंट के प्रिपरेशंस इतने सिंपल कैसे हो सकते हैं। चाहे एक्सटीरियर लग्जूरियस था, वहां कुछ नहीं था एक्सेप्ट इट कंफर्टेबल प्लेस टू सिट। मार्च को एक सेकंड सर्कल नाइट नेम्ड रेजान कमांड करता है जो एमसी को सस्पिशियसली घूरता है जैसे उसका कोई सीक्रेट प्लान हो या कुछ ऐसा। उसके अलावा जेम्स भी ऊबर पैकेज में इंक्लूडेड था अकेडमी के लिए। अपने भाई के लिए वरिड एलिजाबेथ चेक करती है कि क्या वो ट्रिप के लिए कंपनी नहीं चाहता, पर वो उसे डिसमिस कर देता है। लड़की बहुत वरिड थी क्योंकि उनकी सेकंड मदर कुछ प्लॉट कर रही थी, तो वो इंसिस्ट करती है उसके साथ जाने के लिए। क्योंकि लड़का बहुत स्टबर्न था, वो उसे वरी ना करने को कहता है और कहता है कि उस दिन से बहुत चीजें चेंज होंगी और वो सच में ठीक है। वरना उसे पता था कि फैमिली उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। डाउनकास्ट लड़की उसे हॉर्स बैक पे फॉलो करती रहती है, जिससे लड़का सजेस्ट करता है कि वो वापस जाए और पूछता है कि वो कब तक उसका पीछा करेगी। आखिर में लड़की गिव इन करती है, उसे केयरफुल रहने को कहती है और रॉन उसे सस्पिशन के साथ जाते देखता है। बटलर विजिबली नर्वस था जब उसने पूछा कि क्या यंग मास्टर सच में अपने डिसीजन के बारे में श्योर है, क्योंकि मेन हाउस का एटमॉस्फेयर हॉरिबल था। उसके पास वही एक्सप्रेशन थी जो एलिजाबेथ के पास थी और उसे वही जवाब मिले जो उसने। जैक चांस लेता है उसे याद दिलाने का उस प्रॉमिस का जो उसने कल किया था, कुछ जो उसे उस दिन रात में करना था। सर्वेंट के भूलने का कोई चांस नहीं था। रास्ते में रेजन डूड के इंटरैक्शंस को सस्पिशन के साथ देखता है। रॉन के कंफर्मेशन मिलने पे एमसी एम्फेसाइज करता है कि उसे अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए। उसे डिसमिस करता है ताकि वो अकेली ना रहे, और वो ऐसा करता है। उसे गुड ट्रिप विश करता है। सर्वेंट मार्च को पीछे से फॉलो करेगा और फिर देखेगा कि उस दिन बाद में क्या होता है। वो इसे एक गिफ्ट के रूप में ट्रीट करना चाहता था बटलर के लिए, जो हमेशा उसके फेवर में हार्ड वर्क करता था। कोजी एटमॉस्फेयर लड़के को नींद से यौन कराता है, तो उसने डिसाइड किया कि वो ट्रिप के दौरान एक नैप ले। पर लड़के के सो जाने का नोटिस करते ही रेजन उसे कोल्डली देखता है, जैसे कुछ प्लॉट कर रहा हो। जर्नी नाइटफॉल तक कंटिन्यू होती है और वो डीप स्लीप में रहता है जब तक डार्क स्काई नोटिस नहीं करता। जैक उठ के पूछता है कि किसी ने उसे पहले क्यों नहीं जगाया। सर्वेंट्स को सेटल होते देख के वो कंक्लूड करता है कि वो उस स्पॉट पे कैंप करने वाले हैं। जेम्स ब्रैड के पास आता है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को इंटेंस टेंशन के साथ घूरते हैं जब तक लड़का स्माइल नहीं करता। आगे देख के वो कमेंट करता है कि उसके लिटिल चिक ने सच में मार्शी नॉइस को सब कुछ बताने का डिसाइड कर लिया है। वो गार्ड से सराउंडेड था, तो अब वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। जब से उसे कैप्चर कर लिया गया था, रेजन कहता है कि एमसी के साथ ज्यादा स्मॉल टॉक नहीं होगी, पर ब्रैड उसे कहता है कि कम से कम थोड़ी कोशिश तो करे, क्योंकि वो ध्यान से सुनेगा। सिल्वर हेयर्ड आदमी प्लीज्ड लगता है रिवील करने के लिए कि 4 दिन जो वो उसे एकेडमी ले जाने में स्पेंड करेंगे, वो रात में कैंप करेंगे।
पर जैक इस आइसोलेटेड फैक्ट में कुछ गलत नहीं देखता जब तक एक आदमी उसे साइकोपाथ की नजर से देखता है और कहता है कि वो हर रात उसकी बोन्स को डस्ट में ग्राइंड करेंगे और हर एक के एंड में उसे हीलिंग पोशन देंगे। एक्सप्लेनेशन खत्म होने पे लड़का सरप्राइज्ड या स्केर्ड नहीं लगता और उसे कंटिन्यू करने को कहता है। रेजन एक्सप्लेन करता है कि मार्शी नॉयस ने कुछ और ऑर्डर किया था। लड़के ने एक माना सर्कल क्रिएट किया था और यहाँ के सबको अब तक पता था, तो औरत ने उसे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया, जो उसके बास्टर्ड के चेहरे पे स्माइल आता है। ये सच में उसका अटेंशन कैच करता है। माना सर्कल ब्रेक करना एक डेथ सेंटेंस जैसा था, चाहे ब्रोकन सर्कल को रिक्रिएट करना पॉसिबल था। माना रीजेनरेट करने का चांस 1000 में 1 था। जैसे कि ये काफी नहीं था, आप अपनी बाकी जिंदगी वॉक नहीं कर सकते थे शॉक की वजह से जो सर्कल डिस्ट्रॉय होने से आता है। बास्टर्ड कंटिन्यू करता है, कहता है कि उसने जेम्स से सब कुछ सुन लिया था। अपेरेंटली जैक के पास सिर्फ माना का टैलेंट नहीं बल्कि सॉर्ट का भी है, और वो ऐड करता है कि ये शायद दूसरे लोगों के लिए इंप्रेसिव हो, पर उसके केस में ये मैटर नहीं करेगा क्योंकि लड़का सिर्फ टैलेंट से कुछ बदल नहीं सकता। आखिर में वो उसे रेजिस्ट ना करने को कहता है क्योंकि ये सिर्फ चीजों को वर्स करेगा। लड़का उस एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छे से जानता था। ऐसा लगता था जैसे वो अपने ओरिजिन्स में वापस आ गया हो, जबकि दूसरे डर रहे थे। पर वो घोस्ट ऑफ द सोर्ड था। चाहे उसने अपनी नई लाइफ में पीसफुली दिन बिताए थे, उसकी पास्ट के स्कार्स उसके हार्ट में डीपली एनग्रेव्ड थे। तो वो बटलर को बुलाता है और बताना शुरू करता है कि उसने 10 साल माउंटेन पे इम्प्रिजन बिताए, गार्ड्स को कंफ्यूज करता हुआ। फिर भी वो कंटिन्यू करता है, कहता है कि उसने वहां मास्टर से मुलाकात की जिसने उसे सब कुछ सिखाया। पर सब कुछ बदल गया जब वो नीचे आया। उसका फैमिली और किंगडम फॉल हो चुका था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने हाउस के फ्यूचर की परवाह थी। टू बी ऑनेस्ट, इतने मीनिंगफुल वर्ड्स गार्ड्स को पूछने पे मजबूर करते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। कुछ जो वो जवाब नहीं देता बल्कि अपनी तलवार निकालता है। कहता है कि उसके दिमाग में कुछ था और वो ये थी कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ। क्योंकि एलिजाबेथ स्मार्ट और टैलेंटेड थी तो उसे लगा था कि कम से कम उसे एक हस्बैंड मिलने की लक होगी, क्योंकि उसे फैमिली के साथ कोई लक नहीं थी। पैलेस में लड़की स्काई को घूरती है, अपने भाई के बारे में सोचती है और खुद को कन्विंस करती है कि वो ठीक होगा। अगर उसकी बहन किसी से प्यार करती हुई हैप्पीली जीती तो वो बाकी सब कुछ माफ कर देती। लोग हंस रहे थे, सजेस्ट करते हुए कि वो डर के मारे पागल हो गया है। पर इस सिनेरियो में रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं था। पर लड़का पास आता रहता है और कहता है कि रिवेंज गार्ड के सोच से ज्यादा स्वीट है, इतना स्वीट कि आपको पागल कर दे। और वो गाइड से अग्री करता है। कहता है कि वो सिंपल सो टैलेंट से कुछ नहीं कर सकता, कन्विंस्ड कि वो शायद रिजान के टॉर्चर को एक बार सह सकता है। पर अपने आसपास के सभी माना को जनरेट करके वो डिक्लेयर करता है कि वो अपने ओवरवेलमिंग टैलेंट और पावर के साथ बहुत कुछ कर सकता है। हेट्रेट से भरा जैक कहता है कि उस मोमेंट से वो उन्हें एग्जैक्टली यही दिखाएगा। एक स्टॉर्म की तरह तेजी से उसका माना सर्कल एक्सपैंड होता है। फिर भी कैप्टन अभी भी पूछता है कि वो इस पैथेटिक लिटिल सर्कल के साथ क्या कर सकता है। पर वो स्टंड हो जाता है जब रियलाइज करता है कि अगर उसने इस बच्चे को नहीं रोका जो उसके सामने था तो पूरी गार्ड खत्म हो जाएगी, वायलेंट विंड्स के साथ जो उनके पाथ में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जैक एक माना ब्लास्ट लॉन्च करता है जो एक पूरी सिटी को एनिहिलेट कर सकता था। उन आदमियों की तरफ जेम्स ने उस मोमेंट तक अपना डिसीजन रिग्रेट कर लिया था। कोई भी वॉलंटियर मार्किवेस के फैमिली के ट्रैश के बजाय दूसरे यंग मास्टर को चुनता। पर उस मोमेंट में ऐसा लगा जैसे टाइम रुक गया हो और ब्लॉन्ड ने महसूस किया कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है। लड़का इंटेंस फाइट के बाद सभी आदमियों के अगेंस्ट उसकी तलवार तोड़ने में सक्सीड हो गया। अब वो उन्हें जमीन पे पड़े देखता है, कंप्लीटली पावरलेस। वो रॉन को बुलाता है और सर्वेंट बुशेस से बाहर निकलता है, पूछता है कि उसने अभी क्या विटनेस किया। दोनों डिस्ट्रक्शन को शॉक में देखते हैं जो लड़के ने कॉज किया। जैक एक्सप्लेन करता है कि ये थी पहली 4 टेक्निक्स में से एक, टोटल 8 टेक्निक्स में से, जो उसने ट्रांसेंडेंट रीजन में कंप्लीट की थी, चाहे उसे नहीं पता कि ये सब का मतलब क्या था। नर्वसली सर्वेंट कहता है कि शायद उसे लड़के के बारे में सब कुछ नहीं पता, पर ये सीन 100 टेक्निक से ज्यादा मैन एप्लीकेशन आर्ट का रिजल्ट लगता है। प्रोटैगनिस्ट फेक सरप्राइज करता है और सब्जेक्ट चेंज करता है, आदमी से पोषण देने को कहता है। तभी वो दोनों फिर से मिलते हैं।